जी आवाज़ ठीक है जी प्लीज़। जी कल हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, उसकी हमने रिक्वायरमेंट सिर्फ ए कंप्लीट की थी, बी चल रही थी, एंट्रीज की तरफ आ रहे थे। तो एक नज़र अदर देख लें कहाँ तक पहुँचे थे हम। टेबल एक बनाया हुआ था हमने, जहाँ तक हुआ था ज़रा काइंडली 1 मिनट लगा के ज़रा देख लें। एनी कन्फिगर। समझ आ गया था सब कुछ? टेबल बनाना आ गया था? चलें फिर आगे चलें। ये टेबल अब बनाया क्यों है? हम फर्स्ट एक एंट्रीज कर रहे थे, तो फुल कंसंट्रेशन ज़रा प्लीज़, लेट्स स्टार्ट। जी हमने जो एंट्रीज की हुई हैं 31 दिसंबर 2000 ईयर के एंगल से, तो सबसे पहले तो एक एसेट रिकॉर्ड हुआ, लाइबिलिटी क्रेडिट हुई। उसके बाद ये क्या स्क्रीन शेयर है मम्मी? है क्या कर रहे हैं? बस ठीक है फिर अब। ये फिर मेरा ख्याल है मसला हो। जी बेटा ठीक हो गया ना प्लीज़ अब? स्क्रीन नज़र प्रॉपर आ रही है जी? जी। बाद में ये कह रहा था कि सबसे पहले एक लेसी अगर है तो लीज के केस में वो राइट ऑफ यूज़ एसेट रिकॉर्ड करके अपनी लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कर लेता है। फिर उसके बाद एक इनिशियल पेमेंट हुई स्टार्ट में ही, जिसकी वजह से हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी। एसेट यूज़ हुआ पूरा साल, तो उसकी डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड कर ली। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब जरा टेबल देखें आप जरा। 31 दिसंबर 2000 पे ईयर एंड पे एक रेंटल अब पे होना है। उसका हमने एक ब्रेकअप कर लिया। इस टेबल का मकसद ही ये था कि हम ज़रा जो रेंटल की अमाउंट है उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अदा कर सकें। तो अब ये ब्रेकअप अमाउंट का हुआ है, टेबल देख के अब हमने एंट्री कैसे बना लेनी है ये ज़रा पहले सुन लीजिएगा। लेसी हम हैं, पैसे देने हैं, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा 2000, कैश या बैंक कह लें। 2000 रेंटल है, लेकिन अगर आगे देखेंगे तो इसका एक ब्रेकअप है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में। तो प्रिंसिपल अमाउंट से लीज लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, और जो इंटरेस्ट की अमाउंट है वो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगी। पूरा साल गुजर गया, 11143 सॉरी, पूरा साल गुजर गया। लाइबिलिटी की अमाउंट डेबिट होगी प्रिंसिपल, अब लाइबिलिटी डेबिट होगी प्रिंसिपल की अमाउंट से, और 857 पर इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड एंट्री सॉर्ट ऑफ हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट से लीज लाइबिलिटी डेबिट हुई, एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में इसने जाना है, और कैश क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री समझ आ गई प्लीज सबको? नहीं वो आया नहीं, वो स्टूडेंट था। अच्छा, नहीं मना कर दिया उसे या खुद ही नहीं आया? नहीं उस ठीक। ठीक। जी नोट हो गया, समझ आ गया प्लीज़? देन बेटा रिक्वायरमेंट बी ही अभी चल रही है।
रिक्वायरमेंट बी में लेकिन अभी एक साल की एंट्री हुई है। अभी 31 दिसंबर 2001 के एंगल से भी एंट्रीज अभी हमने करनी है। तो रिक्वायरमेंट अगर एक नज़र देख ली जाए, 31 दिसंबर 2000 की एंट्रीज हो गई हैं, 2000 की भी एंट्रीज करनी है, 2001 सॉरी। तो आज ज़रा उस साल के एंगल से भी ज़रा मेरे साथ ही सोच लें। जी अब डाटा हमारे सामने है सारा। 2001 में क्या होगा? क्या एसेट दोबारा रिकॉर्ड होगा? नहीं, वो तो पहले से रिकॉर्डेड है। लाइबिलिटी भी रिकॉर्डेड है। क्या क्या होना चाहिए? एक तो डिप्रिसिएशन बेटा ईयर एंड पे दोबारा चार्ज होगी, और ईयर एंड पे फिर एक और रेंटल है जिसकी पेमेंट होनी है। तो शायद ये दो ही एंट्रीज बनती हैं। एक दफ़ा ऊपर बस हेडिंग लिख लीजिएगा फॉर द ईयर एंडेड। अब हम 31 दिसंबर 2001 के एंगल से सोच रहे हैं। क्लियर हो जाएगा प्लीज़। एक डिप्रिसिएशन आ जाएगी, वो भी मेथड स्ट्रेट लाइन है, एज इट इज़ आ जाएगी। और जो सेकंड रेंटल है उसका ब्रेकअप हमने पहले ही किया हुआ है 2001 सॉरी। तो वो पेमेंट का ब्रेकअप एज इट इज़ हम ढूंढ लेंगे। करें कंप्लीट। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। दोबारा वर्किंग लिखना चाहें तो स्टेम वर्किंग हो जाएगी, 11710 मल्टीप्लाइड बाई 20%, 1542। और रेंटल की ज़रा अमाउंट्स खुद से ढूंढना, ज़रा टेबल में खुद से एंट्रीज कंप्लीट करें। लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, सेकेंड रेंटल 1315 685, जो इस साल प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट जाएगी, और 2000। बैंक को कोई से कंसर्न नहीं है कि हमारा ब्रेकअप क्या है, लीजिंग कंपनी उससे तो हमने पूरे पैसे ही देने हैं, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की सेग्रीगेशन हमने कर ली है। जी कंप्लीट भी कर लीजिएगा। और वैसे तो आई होप कि बात समझ आ गई है, लेकिन अगर कोई इशू रह गया है, कोई समझ नहीं आ रही बात, तो प्लीज़ पूछ लें। जी कंप्लीट अगर कर लिया होगा तो प्लीज़ बताइए। एंट्रीज ओके हैं प्लीज़? समझ आ गई हैं? आगे चलें फिर। कोई लिख रहा है तो प्लीज़ बता दीजिएगा। जी रिक्वायरमेंट सी पे आ जाए। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक्सट्रैक्ट्स होपफुली वर्ड याद होगा, वो रेलिवेंट पोर्शन बनाना है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, जहाँ पे इस डाटा के मुताबिक फिगर्स आनी है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, एक्सट्रैक्ट्स उसके 31 दिसंबर 2001 के। और फिर एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम भी है फॉर द ईयर देन एंडेड, लेकिन एंड में कहता है इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। याद है चीज़ें, एक्सट्रैक्ट्स कंपैरेटिव। ये हम एक्सपेंस कैपिटलाइज ज़रूर करते हैं, लेकिन इस ये तो फॉर द ईयर का इंटरेस्ट है। इस इंटरेस्ट का तो फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है। इंटरेस्ट को सिर्फ तभी कैपिटलाइज करते हैं कि वो किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड होता है। ठीक है मिस्टर फराद? तो ये जो इंटरेस्ट है ये तो फॉर द ईयर का इंटरेस्ट है, और किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, इंटरेस्ट हमेशा कैपिटलाइज नहीं होता है, सिर्फ उसकी एक एक्सेप्शन है जब क्वालिफाइंग एसेट हो। वो हमने IS 23 में पढ़ा। और ये जो इंटरेस्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं,
ये किसी क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड नहीं है, ये तो फॉर द ईयर का एक्सपेंस है, अगले साल का एक्सपेंस अलग रिकॉर्ड होगा। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट है 31 दिसंबर 2000 है, विच मीन्स और 2001 है सॉरी, कंपेरेटिव का मतलब 2001 भी बनेगा 2000 भी बनेगा। आज हम एक्स्ट्रा एक्स बना। जी स्टेटमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट सी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, डेफिनेटली पे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम भी है, ज़्यादा बात करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स, पूरी स्टेटमेंट नहीं बना रहे, जो रेलिवेंट फिगर्स हैं हमारी इस इंफॉर्मेशन की बेस पे वो सिर्फ लिखनी है। तो एज ऑन 31 दिसंबर 2001 मांग रहा है, कंपैरेटिव अगर मांग रहा है तो 2001 और उसके बाद 2000 से रिलेटेड फिगर्स भी आएंगी। साथ साथ रहेगा, कंसंट्रेट कीजिएगा प्लीज़। बेहतर ये है कि ज़रा अगर देख लें, आप ज़रा अपना डाटा देखें फिर बाद में लिख लीजिएगा। फर्स्ट ईयर की इधर एंट्रीज देखें, हमने एक एसेट रिकॉर्ड किया, लाइबिलिटी बनाई हुई है। तो नॉन करंट एसेट्स में एक राइट ऑफ यूज़ मशीन आ जाएगी। फर्स्ट ईयर की इधर एंट्रीज देखें, 2000 पहले देखें। इनिशियली इस मशीन को हमने रिकॉर्ड किया था 7710। मैं ज़रा फिगर्स प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डब्ल्यूडीवी आएगी, कैरिंग अमाउंट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर रहा हूँ, अब डेफिनेटली ये ब्रैकेट्स वगैरह में भी लेस किया जा सकता है उसी फर्स्ट लाइन में, लेकिन ज़रा प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ईयर की अगर हम देखें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्योंकि वो पहला ही साल था इसलिए 1542 जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है वही एक्यूमुलेटेड भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ तक ठीक हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करें तो प्लीज़ करें ज़रा, तो ये कैरिंग अमाउंट बन जाएगी 6168। अब क्योंकि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर है तो कंसंट्रेशन सेकेंड 2001 में क्या हुआ, एसेट तो 7710 पे रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन अब 2 सालों की क्यूमुलेट हो जाएगी 2001 में। तो एज ऑन फिगर है 1542 डेप्रिसिएशन पर एनम थी, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद 1542 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 2 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3084। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डेप्रिसिएशन लेस नहीं हो रही, एक्यूमुलेटेड लेस हो रही है। बात मेरी समझ आ गई यहाँ तक। और फाइनली कैरिंग अमाउंट बनती है शायद 4626। फिगर्स भी मेरी ज़रा चेक कर लीजिएगा। एनी कन्फ्यूजन? चलिए यहाँ तक आप भी बना लें, फिर लाइबिलिटी की बात करता हूँ। एक एसेट रिकॉर्ड हुआ था, डेप्रिशिएट हो रहा है, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हुए फिर उसकी कैरिंग अमाउंट हम फाइनल कर लेंगे। जी कोई मसला तो नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग ओके है? जी बना लिया, यहाँ तक बन गया है। देन आगे सुने आप जरा मेरी बात। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, सीक्वेंस में ज़रा जहन में चीज़ें लेके आते रहे। नॉन करंट एसेट्स में तो राइट ऑफ यूज़ मशीन आ गई। करंट एसेट्स में
एज सच इस क्वेश्चन के मुताबिक एक्सट्रैक्ट सम बना रहे हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली टोटल एसेट से आगे चलेंगे तो इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, उसकी भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है। एक्सट्रैक्ट अगर बना रहे हो आप तो सिर्फ रेलिवेंट हेडिंग्स लिखनी होती हैं। तो उसके बाद फिर ज़रा लाइबिलिटीज़ में है, और लाइबिलिटीज़ दो तरह से प्रेजेंट होती हैं, ब्रेकअप होता है नॉन करंट अनकरंट। अब ये नॉन करंट और करंट में क्या क्या लिखना है ये ज़रा आपके लिए एक नई चीज़ समझने के लिए है, तो इसलिए ज़रा दोनों हेडिंग्स लिख लें, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, और फिर काइंडली 2 लाइन ज़रा नीचे छोड़ दें और करंट लाइबिलिटीज़ की हेडिंग लिख लें। बाकी ये नॉन करंट और करंट में क्यों आना है ये मैं फिर अभी बात करता हूँ। नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। जी मैंने करंट एसेट्स को और इक्विटी के पोर्शन को एज इट इज़ छोड़ दिया है। एनी कन्फ्यूजन बेस्ड ऑन दिस डाटा? ठीक है जी, हेडिंग्स होगी। अच्छा आप लिखना छोड़ दें, अगर फॉर एग्जांपल हेडिंग नहीं भी है तो लिख लीजिएगा। इसको ज़रा समझ लें, ज़रा टेबल पे हैं जो टेबल बनाया था कल। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा बेटा एज ऑन होती है यार, एज ऑन हमने बनानी है एज ऑन 31 दिसंबर 2001, लेकिन साथ कंपैरेटिव भी है। कंपैरेटिव का मतलब 31 दिसंबर 2000 की बात भी हो रही है और 2001 की बात भी हो रही है। तो अब ये टेबल ज़रा सही पढ़ना आना चाहिए। आए ज़रा टेबल में ऐसा समझे बना कैसे हुआ। हमने अपना स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग बैलेंस था 7710 से। पहले ही दिन 2000 पे होने के बाद 1 जनवरी वाले दिन ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 5710। लेकिन जब ईयर एंड तक आए 31 दिसंबर 2000 पे, पहले एक सेकंड में रुक रहा हूँ, तो एक इंस्टॉलमेंट और पे होने के बाद हमारी लाइबिलिटी रह गई थी 4567। ये हमेशा जहन में रखें, लाइबिलिटी जो रह गई है वही प्रेजेंट होनी है, जो पैसे आपने दे दिए वो तो अब लाइबिलिटी नहीं है, वो तो बात खत्म हो गई। तो सबसे पहला काम ये होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी। तो अगर मैं 31 दिसंबर 2000 के एंगल से सोचूं, 31 दिसंबर 2000 के एंगल से सारी ट्रांजेक्शन होने के बाद हमारा ईयर एंड पे 4567 का क्लोजिंग बैलेंस रह गया है। थोड़ी सी ज़रा पार्टिसिपेशन रख लें ज़रा। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? 4567 क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2000 की पहले बात कर रहा हूँ, कंपेरेटिव एंगल से पहले बात कर रहा हूँ। एनी कन्फ्यूजन? लेकिन अब बेटा अगर इस डाटा का गौर से देखा जाए, 4567 क्लोजिंग बैलेंस तो है, क्या ये सारा बैलेंस नेक्स्ट ईयर पे हो जाना है या आफ्टर 1 ईयर पे हो जाना है? अब करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज का ब्रेकअप होता है। वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में, ईयर एंड के बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हो वो करंट लाइबिलिटी होती है, और जो आफ्टर 12 मंथ्स देने हो उसे नॉन करंट लाइबिलिटी में लिखा जाता है। तो अब अगर टेबल गौर से देखा जाए तो इस 4567 ने सारा अगले साल पे नहीं होना है। इसमें से 1315 ये प्रिंसिपल अमाउंट है जिसका ब्रेकअप हो रहा है आगे, इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना है। 2000 के एंड पर अगर खड़े होकर देखें 2001 में पे हो जाना है। और उसके बाद ये जो अगली 2 अमाउंट्स रह जाएंगी इन्होंने फिर 1 साल बाद पे होना है, अगर हम 31 दिसंबर 2000 पे रुक के सोच रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो नेक्स्ट 1315 है इसे करंट लाइबिलिटीज में अपीयर होना चाहिए 31 दिसंबर 2000 के एंगल से। और ये बाकी 2 फिगर्स हैं, इनको अगर सम कर लिया जाए तो इन फिगर्स ने नॉन करंट लाइबिलिटी में, इसका सम होकर नॉन करंट लाइबिलिटी में इसने अपीयर होना है। कुछ मेरी बात समझ आ रही है? करंट और नॉन करंट जो मैं ब्रेकअप करना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। शायद जिस आप कह लें IS-20 ग्रांट में करते थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर ये कि हम लॉन्ग टर्म लोन में करते थे यार। लॉन्ग टर्म लोन में जो करते थे, कॉन्सेप्ट ये है वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में ख़त्म होने हैं, वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे होने हैं वो करंट लाइबिलिटी है, और वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद सेटल होने हैं उसे नॉन करंट लाइबिलिटी में होना चाहिए। जी सब्सक्रिप्शन में भी करते थे वगैरह वगैरह, जहाँ 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 नेक्स्ट 12 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ्स की बहस होती थी तो हम इसी तरह ब्रेक करते थे। लेकिन इसमें एक और, ये जो अगली 2 फिगर्स हैं कैंडी, जरा इनका सम करेंगे 1512 एंड 13
1739, इनका कंडी ज़रा सम करें, 1512 1512 एंड प्लस 1739, ये अप्रॉक्सीमेटली बनेगा 3251 तकरीबन। हमारे इस टेबल में ₹1 राउंडिंग ऑफ चल रहा है, लेकिन ये जो अगली कैलकुलेशन है ये बेटा शायद करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये टाइम वेस्टिंग है। ये जो करंट लाइबिलिटी के सामने बैलेंस आ रहा होता है ना, ये अगला टोटल नॉर्मली इसी से मैच करता है। हमारा ₹1 राउंडिंग ऑफ का मसला इस वजह से मैच नहीं कर रहा। और ये प्लीज़ ज़हन में रखें कि एग्जाम में कोई राउंडिंग ऑफ के 1-2 रुपयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ठीक है, नीचे वाली जो फिगर उन्हें सम भी किया जा सकता है, लेकिन अगर हम टाइम सेव करना चाहें तो जो करंट लाइबिलिटी के सामने रिमेनिंग बैलेंस बच रहा होता है वो अगली अमाउंट्स ही जो पे होनी है उसी का टोटल नज़र आ रहा होता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, बात मेरी क्लियर हो गई है कि 1315 करंट लाइबिलिटीज़ में नज़र आना है, और जो अगली दो अमाउंट्स हैं उनका सम 3252 समथिंग ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में अपीयर हो जाएगा अगर हम 31 दिसंबर 2000 के एंगल से सोचें। क्लियर हो गया है? तो ज़रा मैं फिगर्स भी अगर प्रेजेंट कर दूँ, बल्कि अगर आप प्रेजेंट करवा सकें, फाइनली मेरी ज़रा फिगर्स दूर हो गई हैं। मसलन अगर मैं इस वक्त एक्सट्रैक्ट्स में वापस आऊँ तो हेडिंग भी बल्कि इस तरह से रख लें, वही वर्ड उसी तरह के जिस तरह पहले कभी यूज़ करते रहे। करंट लाइबिलिटीज़ में वर्ड आ जाएंगे करंट पोर्शन ऑफ लीज। तो 2000 के एंड पे व्हाट इज़ द करंट पोर्शन ऑफ लीज, तरीका क्या होता है, पहले क्लोजिंग आइडेंटिफाई करें, क्लोजिंग आइडेंटिफाई करके फिर उसका ब्रेकअप बनाएं। तो 1315 और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में आ जाएगा वर्ड, चलें हम सिर्फ लीज लाइबिलिटी लिख देते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में अंडरस्टूड बात है कि नॉन करंट बात हो रही है, तो लीज लाइबिलिटी, नॉन करंट लीज लाइबिलिटी इज़ आई होप 32, अब 51 लिखना है, 52 लिखना है, ये प्लीज़ कोई इशू नहीं है, ठीक है। 1 ही चले लिख देते हैं जो हमारा शायद बन रहा है, ओके है। पहले ज़रा मुझे बता दें, बाद में आराम से लिख लीजिएगा, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस नई चीज़ है इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। बात समझ आ गई है सारी? पहले मैं 2001 भी ज़रा कर दूं आपको, ज़रा फाइनल ज़रा समझ आ रही है बात, फिर उसके बाद फिगर्स आराम से नोट कर लीजिएगा। ये सही लिख दी थी फिगर्स मैंने जी स्टूडेंट्स? जी अब अगर इसी बहस को एक सेकंड के लिए अभी लिख लीजिएगा, आपको टेंशन ना लें लिखने की। अब अगर हम 2001 के एंड पे खड़े हैं, 2001 के एंड पे खड़े हैं, तो वंस अगेन व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, पहले हम क्लोजिंग ढूंढेंगे 2001 का, जो बैलेंस रह गया है उसकी बहस करने के लिए पहले हम क्लोजिंग ढूंढते हैं। तो अगर हम 31 दिसंबर 2001 पे खड़े होंगे तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 2000 वाली पे होने के बाद हमारा क्लोजिंग बैलेंस 3252 रह जाएगा एज ऑन 31 दिसंबर 2001। तो जब क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल लेंगे उसके बाद बाकी इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। इसमें से फिर जो ये 1512 की अमाउंट है ये फिर करंट लायबिलिटीज़ में अपीयर हो जाएगी, और इसके सामने देखना है तो वो भी ठीक है, या इसके नीचे जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी ये फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में अपीयर हो जाएगी। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप प्लीज़, पहले क्लोजिंग ढूंढना है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, करंट लायबिलिटी ढूंढना है, करंट पोर्शन ढूंढना है, और फिर जो बैलेंसिंग फिगर है उसने नॉन करंट लायबिलिटीज़ में अपीयर हो जाना है। आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। लिख दूँ फिगर्स, आप भी कंप्लीट करना। तो करंट पोर्शन ऑफ 2001 इज नाउ 1512 and non-current portion is 1739 या 3 या 40 whichever you want to write. जी जज़ाकल्लाह जी कंप्लीट कर लें। किसी का कोई कन्फ्यूजन कुछ जहन में आ रहा हो तो प्लीज़ बात कर लेते हैं उस पर। अगर नोट कर लिया है तो प्लीज़ मुझे ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा ताकि मुझे ज़रा आइडिया हो जाए। जी अब मैं यहाँ 1 मिनट रुक रहा हूँ और आपसे एक सवाल करूँगा, और उस सवाल का ज़रा आंसर मुझे आपसे रिक्वायर्ड है। आपने जो एक्सट्रैक्ट्स अभी मेरे साथ बनाए इसको देखें, और आपसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप ज़रा सोचें क्या इसके अलावा
कोई एक्सट्रैक्ट्स में चीज़ तो नहीं आनी चाहिए। एनी अदर थिंग जो आपके ख्याल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स में अकॉर्डिंग टू दिस डाटा आनी चाहिए। जी प्लीज़, अगर आप सोचेंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक चीज़। प्लीज़ यार। नहीं बट अब कैश वाली बात तो चले, मेरे जहन में था कि कैश भी आ जाएगा, लेकिन कैश वाली बात तो प्लीज़ ना करें। कैश जाने दें यार, प्लीज़ कैश ना करें। इसका मतलब FA1 प्लीज़ जहन से निकल गया है। जब बेटा एक्सट्रैक्ट्स हम बना रहे होते हैं तो हम जिस जिन रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स में होते हैं बस हम उन फिगर्स को प्रेजेंट करते हैं। और कैश को अगर आप देखना चाहें तो देख लें, कैश की सिर्फ हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की इंफॉर्मेशन है। कैश क्रेडिट 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 क्रेडिट, तो कैश की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। कैश का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और क्योंकि उसके कुछ डेबिट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो सिर्फ कैश गया तो नहीं ना होगा, कहीं से आया भी होगा। तो कैश जिन चीज़ों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो उन्हें फिर एक्सट्रैक्ट्स में नहीं लिखा जाता। ऑब्वियसली का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरी बनाई जा रही हो तो उसमें तो फिर सारी रेलिवेंट चीज़ें आती हैं। यकीनन कैश एसेट है, लेकिन जब एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं तो उनमें जिस स्टैंडर्ड में हैं आप, जिन स्टैंडर्ड्स की बहस हो रही है उससे रिलेटेड बस जस्ट आपने चीज़ें ढूंढनी होती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ये बात तो मेरे जहन में मुझे लग रहा था कि ये बात आ जाएगी दोबारा, लेकिन ये बात तो होपफुली पहले भी आप लोगों से डिस्कस हुई हुई है। जब भी हम कभी एक्सट्रैक्ट्स बना रहे होते हैं तो कैश की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से क्वेश्चन में फिर हम उसे अपने करंट एसेट्स में नहीं लिख पा रहे होते हैं। आई डोंट वांट टू से कि कैश एसेट्स में आता नहीं है, लेकिन प्लीज़ कैश की सिर्फ क्रेडिट इंफॉर्मेशन है। अगर हम उसे प्लस करेंगे तो वो तो एक नेगेटिव बैलेंस सॉर्ट ऑफ बन जाएगा। तो क्योंकि कैश डेबिट भी हो रहा है, कैश का लेजर है, कोई ओपनिंग भी होगा, तो कैश की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से उसे हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो ठीक है, प्लीज़ ये कैश तो जहन में अब सही सेट हो गया। जी मुझे उस कैश का मसला प्लीज़ रिजॉल्व है जी। जो दो लोगों ने शायद मुझे कहा था कि कैश। जी उसके बाद बेटा एक इंटरेस्ट वर्ड आया है। जी इंटरेस्ट, अगर तो बेटा एक्सपेंस की बात हो रही है तो होपफुली एक्सपेंस आप नहीं कह रहे, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट पेबल को सोचा जा सकता है। तो क्या कोई इंटरेस्ट पेबल भी है? आई होप के जो लोग इंटरेस्ट कह रहे हैं, आप एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे। इंटरेस्ट एक्सपेंस ने ऑब्वियसली प्रॉफिट लॉस में जाना, वो एक्स्ट्रा अभी मैं बताता हूँ, लेकिन इंटरेस्ट पेबल के हवाले से ज़रा शायद सोचा जा सकता है। टेबल में आ जाए, तो आ जाए ज़रा काइंडली ज़रा टेबल में, और इस बात को भी ज़रा सही समझ लें। आ जाए ज़रा इंटरेस्ट की तरफ आ जाए। ये बेटा जो फिगर थी पहले इंटरेस्ट की 857, ये 2000 का इंटरेस्ट था। आपने ज़रा एंट्री साथ रखिएगा आप लोगों। ये जो इंटरेस्ट था 2000 का, ये 2000 के एंड पे ही पे हो गया। 2001 का जो इंटरेस्ट है वो 2000 में पे हो गया। क्या जो अगले इंटरेस्ट है, मसलन अगर आप 2000 पे खड़े हैं आप, तो यकीनन अगले सालों का इंटरेस्ट रहता है, लेकिन क्या ये इंटरेस्ट 2000 ईयर के एंड पे खड़े होके पेबल्स में आना चाहिए? हरगिज नहीं। प्लीज गौर से मेरे वर्ड सुनिएगा। पेबल कब बनता है? पहले बेटा एक्सपेंस बनता है। अगर एक्सपेंस को पे ना किया हो तो फिर वो एक्सपेंस पेबल होता है। ये एक्सपेंस 857 था, लेकिन क्योंकि इसी साल पे हो गया इसलिए पेबल नहीं है। अगर ये एक्सपेंस इस साल 857 इस साल पे ना हुआ होता तो यकीनन पेबल में आना चाहिए था। ये जो अगले सालों का इंटरेस्ट है ये तो अभी एक्सपेंस ही नहीं बना। 2000 के अगर एंगल से हम देखें तो अगर एक्सपेंस ही नहीं है तो पेबल कैसे है? लाइक ये बिल्कुल उसी तरह से है, अगर आपने कोई एम्प्लॉय हायर किया है तो क्या जैसे उसको हायर किया है उसकी अगले सारे सालों की जो आपने सैलरी देनी है, क्या वो आप कैलकुलेटर पकड़ के कैलकुलेट करना शुरू हो जाएंगे और कहेंगे कि अब एम्प्लॉय रख लिया है तो अगले सालों की जितनी इसकी सैलरी है वो हमारी कोई लाइबिलिटी बन गई? हरगिज़ ऐसा नहीं है। पहले वो सर्विसेज देगा। फॉर एग्जांपल उसने 1 महीने सर्विसेज दी हैं तो अब उसकी वो सैलरी आपका एक्सपेंस बन गया है। अगर आपने उसे पे नहीं किया तो वो फिर पेबल होगा। और जो अगले सालों की सैलरी है वो तो अभी एक्सपेंस ही नहीं है, तो अगर एक्सपेंस ही नहीं है तो पेबल कैसे हो गया? तो पहले एक्सपेंस बनता है और अगर वो एक्सपेंस पे ना हुआ हो तो फिर पेबल होता है।
बिल्कुल इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपने को बिजली का कनेक्शन लगवाया है, अपनी फैक्ट्री में को बिजली का मीटर लगवाया, बिजली का कनेक्शन लिया है, तो अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं हुआ कि जैसे ही आपने कनेक्शन ले लिया तो अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और आप ये एस्टिमेट करना शुरू हो जाए कि हमारे बिल कितने आएंगे, वो सारा पेबल रिकॉर्ड कर लें। क्या होगा, पहले हम बिजली कंज्यूम करेंगे, बिल आएगा, अगर हमने पे कर दिया तो फिर पेबल नहीं होगा, एक्सपेंस पे हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंस बन गया है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो गई है और हमने पे नहीं किए उसके पैसे, तो फिर वो पेबल होता है। तो पेबल कब बनता है, जब पहले एक बेनिफिट ले लिया हो लेकिन उसके पैसे ना दिए हो। तो ये जो फ्यूचर का इंटरेस्ट है, ये हमारा अभी पेबल क्यों नहीं है, इंटरेस्ट पेबल होता है टाइम बेसिस पे। तो अभी अगर हम 2000 के एंगल से देखें तो एक साल गुजरा है, उस साल का टाइम गुजर गया, उस साल की एक्सपेंस की अमाउंट बनी 857, लेकिन क्योंकि उसी साल के एंड में हमने पे कर दिया तो वो पेबल नहीं बना। और जो अगला इंटरेस्ट है उसका भी टाइम ही नहीं गुजरा, इसलिए ना वो एक्सपेंस है और ना ही देयरफॉर वो पेबल है। सिमिलरली अगर 2001 के एंगल से सोचें तो 685 इंटरेस्ट था, उसी साल के एंड पे हमने दे दिया। अगर ये ना दिया होता उस साल का एक्सपेंस, तो ये यकीनन पेबल हो सकता था। लेकिन ये जो फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं, इनका क्योंकि अभी टाइम ही नहीं गुजरा और इंटरेस्ट टाइम बेसिस पे होता है, तो क्योंकि ना ये एक्सपेंस है और अगर ये एक्सपेंस ही नहीं है तो फिर पेबल कैसे हो गया। कुछ मेरी बात समझ आ गई है? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि अगर मेरी इस बात को रिस्पॉन्ड कर दिया जाए ताकि मुझे ज़रा आइडिया हो जाए कि मैं कुछ सही समझा भी सकूँ या नहीं। बात सबको सही क्लियर हो गई है? क्या इस साल का एक्सपेंस इसी साल पे हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये एक्सपेंस आएगा, लेकिन पे हो जाने की वजह से पेबल नहीं बनेगा। और जो अगले सालों के अब इंटरेस्ट हैं, वो उनका क्योंकि हमारे वाले पीरियड में टाइम ही नहीं गुजरा, इसलिए टाइम बेसिस पे ना हो हमारा एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस ही नहीं है तो फिर पेबल भी नहीं आएगा। ठीक है जी प्लीज़। तो देयर फॉर हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अब और कोई रेलिवेंट चीज़ नहीं है, हम बस अब ड्यूरिंग द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की तरफ चलते हैं। नहीं बेटा, ये एन्यूटी तो इसमें कोई बहस नहीं है। अगर एन्यूटी है तो एम्प्लॉयड है कि पेड है ड्यूरिंग द, नहीं बेटा ये तो कोई बहस ही नहीं है, ये तो हमने एक टेबल बनाया हुआ है हमारे इस क्वेश्चन में। जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक ये डेट्स लिखी हुई हैं हमने, और ये डेट्स ही कह रही हैं कि ईयर एंड वाले दिन हम अपना रेंटल पे कर रहे हैं और उन रेंटल्स में इंटरेस्ट पे हो रहा है। लेकिन अगर हमारे एग्रीमेंट की डेट्स कुछ इस तरह की हैं कि हमने इस साल का रेंटल सपोज नेक्स्ट ईयर देना है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट इस साल का बनता है अगर पे नेक्स्ट ईयर करेंगे तो इवन देन अक्रूवल बेसिस पे फॉर द ईयर एक्सपेंस एज इट इज़ हमारा रिकॉर्ड डेबिट होना चाहिए, और अगर पे नहीं किया तो पेबल भी होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो का एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशंस है इस सवाल के मुताबिक, उसमें जिस साल का इंटरेस्ट है उसी साल पे हो रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी तरह भी हम क्वेश्चन में आगे चलेंगे, अगर किसी साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस है लेकिन वो साल पे नहीं हुआ तो फिर पेबल आएगा। तो इसमें कोई एन्यूटी वाली बहस तो बेटा प्लीज़ नहीं है, वो तो एक फार्मूला है, और एन्यूटी या डिस्काउंटिंग के फार्मूले से तो जस्ट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो कोई एम्प्लॉयड नहीं है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो लिखा हुआ था हमने उसको फॉलो किया है कि साल के एंड में क्योंकि इंस्टॉलमेंट्स पे हो रही हैं, इसलिए जिस साल का इंटरेस्ट है उसी साल पे हो जाने की वजह से हमारा वो इंटरेस्ट पेबल एक्सपेंस तो है लेकिन एक्सपेंस पे हो जाने की वजह से पेबल्स में नहीं आ रहा। ठीक है मिस्टर फराज, चलिए रिक्वायरमेंट से कंप्लीट करते हैं जी। उसमें स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम के भी एक्सट्रैक्ट्स हैं, आज स्पीड अप हो जाए। जी स्टेटमेंट बल्कि शायद सिंपली यही कहना चाहिए कि तमाम स्टेटमेंट्स के नीचे फॉर द ईयर एंडेड ही होता है, एक्सेप्ट ओनली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो एज ऑन ईयर एंड पे बनती है। वंस अगेन 2001 है, कंपैरेटिव है, 1 और 2000 है ये, लेकिन शिप फिगर शायद इजी हैं कंपैरेटिवली। कौन दो चीज़ें शायद आएंगी प्रॉफिट एंड लॉस में, अब सेल कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह की तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक डेप्रिसिएशन है, लेकिन यहाँ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बनेगी, 1542 थी आई थिंक, तो 1542 है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी काइंडली ज़रा इंडिविजुअली ढूंढना ज़रा। इंटरेस्ट एक्सपेंस 2000 का भी वही फिगर लिख रहे थे हम, शायद 857 है, और 2001 का 685 है।
अच्छा एक्सपेंसेस हैं इसलिए जस्ट इन्हें ब्रैकेट लगा के प्रॉफिट एंड लॉस में प्रेजेंट कर रहा हूँ एक्सपेंसेस के एंगल से। ठीक है प्लीज़। एक और चीज़ भी अगर नहीं जहन में तो सही तरह रिकॉल कर लें, ये जब एक्सट्रैक्ट्स बनाया जाता है तो इनका फिर कोई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का कोई टोटल नहीं किया जाता। ये जस्ट फिगर्स आपने प्रेजेंट करके दिखा देनी है। ऑब्वियसली अगर पूरी स्टेटमेंट्स बन रही हों तो उनका प्रॉफिट भी निकालेंगे आप, या लॉस है तो वो भी निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का भी टोटल करेंगे। लेकिन एक्सट्रैक्ट्स में जस्ट उनके फिगर्स प्लेस हो रही हैं, हमने एग्जामिनर को ये दिखाना है कि हमें पता है कि कौन सी अमाउंट कहाँ पे अपीयर होनी है, इसलिए फिर इनका टोटल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी आई होप कि मैं अपनी बात को कंप्लीट कर सका हूँ। जी अगर हो गया नोट तो प्लीज़ एक घंटी ज़रा मुझे बता दीजिएगा। एनीबडी राइटिंग प्लीज़, अगर कोई लिख रहा है तो वो भी बता दे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन नंबर 2 से पहले या एक क्वेश्चन नंबर 2 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे आया था। क्वेश्चन नंबर 3 पहले करते हैं। जी रेडी है जी। जी बिस्मिल्लाह जी। क्वेश्चन नंबर 3, on 1st July 2000, let's start please. Miracle Textile Limited Miracle Textiles Limited MTL उसकी एब्रिविएशन बन रही, acquired a machine on lease from a bank। बैंक इस केस में लेसर हो जाएगा, मेरिकल टेक्सटाइल लिमिटेड लेसी बन जाएगा। 1st जुलाई कंसंट्रेट फुल ज़रा। लीज की कुछ डिटेल्स आपके सामने आ रही हैं। लीज टर्म है 4 ईयर्स, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। लीज टर्म का मतलब होता है वो पीरियड वो टाइम पीरियड जिसमें आपने एज अ लेसी लेसर को पेमेंट्स करनी हो। यूजफुल लाइफ मीन्स जिस टाइम पीरियड में एसेट ने इस्तेमाल होना है। बाकी अभी उसका क्या होना है डेप्रिसिएशन वगैरह के अभी एंगल से भी सोच लेंगे, लेकिन जस्ट पहले इन टर्म्स का मीनिंग ज़रा फाइनल कर लें। लीज टर्म मीन्स जिस टाइम पीरियड में लेसी ने लेसर को पेमेंट्स करनी है, और यूजफुल लाइफ मीन्स जो एसेट की लाइफ है जिसमें एसेट इस्तेमाल हो सकता है। पॉइंट नंबर 2, बाकी इनका करना क्या है वो फिर अभी डिस्कस करते हैं। इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹5.8 million टू बी पेड एनुअली इन एडवांस ऑन 1st जुलाई। एडवांस में आप पेमेंट्स हैं आएगा, ज़रा गौर से सुने। 1st जुलाई अगर है तो पहली पेमेंट तो 1st जुलाई 2010 पे ही हो जाएगी। एनुअल पेमेंट्स हैं तो इसका मतलब हुआ अगली पेमेंट प्लीज़ ज़रूर बोलनी है कब होगी। 1st जुलाई 2011, 1st जुलाई 2012, 1st जुलाई 2013। अब क्योंकि लीज टर्म 4 साल है इसी बस ये 4 पेमेंट्स होंगी। तो अब ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि इंस्टॉलमेंट्स बिगिनिंग में है एंड में है, तो एरियर्स वगैरह में है। एरियर्स मीन्स होता है एंड ऑफ द पीरियड, एडवांस मीन्स बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो एनुअल हैं सेमी एनुअल हैं तो हम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के मुताबिक चलेंगे। 4 मैंने इसलिए गिनी है क्योंकि लीज टर्म 4 ईयर्स है। ओके प्लीज़ पॉइंट नंबर 2 तक प्लीज़ ज़रा रिस्पॉन्ड करते रहिए जहाँ जहाँ तक मैं समझा रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ जी। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 15.725879%। इम्प्लिसिट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो वर्ड्स यूज होते हैं। एक्सप्लिसिट होता है पेरेंट, वो चीज़ जो जाहिर हो जाए, और इम्प्लिसिट होता है जो छुपी हो। अब ये रेट जो होता है, जो अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखेंगे वहाँ भी गिवन था, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी गिवन है। थोड़ा सा जब हम आगे लीज में चलेंगे
तो उस वक्त फिर हम ये डिस्कस करेंगे ये रेट भी कैलकुलेट होता है, और ये रेट पहले डाटा के अंदर क्योंकि अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा होता है, छुपा सॉर्ट ऑफ होता है, तो फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए इस रेट का नाम ही फिर एक इम्प्लिसिट रेट है। बाकी ये फिर कैलकुलेट कैसे होता है वो इंशाल्लाह भी दूर की डिस्कशन है, वो इंशाल्लाह हम खुद करेंगे। फिलहाल सिंपली इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द इम्प्लिसिट मीन्स कि ये उस रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो रही है जिससे हमने लीज की वर्किंग करनी है। बाकी एग्जैक्टली इसका इम्प्लिसिट का क्या मतलब है, एक्सप्लिसिट क्यों है, ये इम्प्लिसिट होता है छुपा हुआ और एक्सप्लिसिट होता है ज़ाहिर। तो क्योंकि ये रेट पहले छुपा होता है डाटा के अंदर, उसे निकालना पड़ता है, लेकिन इस केस में क्योंकि गिवन है हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। तो फिलहाल इम्प्लिसिट की फर्दर बहस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिंपली डिस्काउंट रेट है जो इस सवाल में हम प्रेजेंट वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा, रेट जो है वो आप अगर नोट करें तो काफ़ी पॉइंट्स में जा रहा है, समटाइम्स राउंडिंग ऑफ की वजह से इश्यूज आ जाते हैं, इसलिए एग्जामिनर पॉइंट्स में जाके मैक्सिमम रेट दे रहा है ताकि राउंडिंग ऑफ का भी कम से कम चांस हो, राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंसेस का। लेकिन अगर स्टिल थोड़ा सा आ जाए तो उसमें परेशान नहीं होना है, हम बस सिंपली इस तरह से करेंगे कि जितना रेट दिया हुआ है उसे एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेंगे। एनी कन्फ्यूजन इन दिस पॉइंट नंबर 3? फिलहाल डेफिनेटली अभी इम्प्लिसिट वाली बहस जब कभी हम आगे चलेंगे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आने पॉइंट नंबर 4, ये ज़रा नई चीज़ आपका लें। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, अब फुल कंसिडरेट करना ज़रा। एट द एंड ऑफ द लीज टर्म मीन्स 4 साल बाद की बात हो रही है। MTL हैज़ एन ऑप्शन। MTL कौन है? लेसी। वर्ड्स में साथ साथ पढ़ने जरा प्लीज। MTL lessee means lessee has an option to purchase the machine on payment of 2 million. According to this point number 4, यहाँ तक लेसी के पास 4 साल बाद एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ये ऑप्शन है कि वो इस मशीन को ख़रीद भी सकता है 2 मिलियन पे करके। क्या बात हो रही है, ज़रा मैं पैराग्राफ पूरा करूँ फिर मैं डिटेल में समझाता हूँ। सेकेंड लाइन में कहता है इसी पॉइंट की, द फेयर वैल्यू द मशीन एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इज एक्सपेक्टेड टू बी 3 मिलियन। अब फेयर वैल्यू का मतलब मार्केट वैल्यू, लेकिन ये किस दिन की बात हो रही है? एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। ये एक्सपेक्टेड है कि जब कभी लीज टर्म एंड होगी तो उस वक्त इस मशीन की मार्केट वैल्यू 3 मिलियन होगी। अब यहाँ तक अगर आप देखें तो अपेरेंटली डेफिनेटली ये लग रहा है कि उस वक्त मशीन की लाइफ 3 मिलियन होगी, लेकिन लेसी को ये एक ऑप्शन मिली हुई है कि वो 3 मिलियन की बजाय 2 मिलियन दे के भी एसेट ख़रीद सकता है। ऐसा क्यों है वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं जो लाइंस लिखी हैं उनकी एज इट इज़ ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ये शुरू की बात नहीं हो रही, ये एट द एंड ऑफ द लीज टर्म की बात हो रही है। उस वक्त ये एक्सपेक्टेड है कि, अच्छा ये एक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि अभी हम शुरू में होंगे और एंड में क्या होना है उसकी जस्ट एक उम्मीद ही हो सकती है। तो उस वक्त एक्सपेक्टेड है कि 3 मिलियन है, लेकिन लेसी को ये ऑप्शन दी जा रही है कि लेसी 2 मिलियन पे एसेट खरीद सकता है। आखिरी सेंटेंस पढ़ लें फिर मैं सारों को इकट्ठा बताता हूँ। इट इज़ रीजनेबली सर्टन एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज, ये रीजनेबली सर्टन है शुरू में ही, इंसेप्शन मीन स्टार्ट में, दैट लेसी विल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट, कि लेसी अपनी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा। मींस वो 2 मिलियन दे के, ये एक्सपेक्टेड है, शुरू में ही एक्सपेक्टेड है, रीजनेबली एक्सपेक्टेड है, रीजनेबली सर्टन है बल्कि लिखा हुआ कि वो 2 मिलियन दे के ये एसेट लेसर से ख़रीद लेगा। अब इससे पहले कि आप परेशान हो जाएं, आए ज़रा इस बात को सिंपली सही तरह से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं कि ये क्या हो रहा है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में रखें कि लेसी और लेसर लीज टर्म के स्टार्ट में, मींस लीज के स्टार्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री करने का मतलब लीज टर्म कितने अरसे की होगी, पैसे किस तरह देने हैं, कोई इनिशियल पेमेंट होनी है नहीं होनी है, इंस्टॉलमेंट्स एरियर्स में होंगी, एडवांस में होंगी, सेमी एनुअल, एनुअल, क्वार्टरली, जो भी होंगी लेसी और लेसर ने मिलकर ये अपना डिसीजन लेना है। हो सकता है समटाइम्स एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर हो रही हो, जिस तरह हमने कल क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकंड में आपको ज़रा दोबारा उसकी लास्ट लाइन। हो सकता है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, और ये कौन सी ओनरशिप है? जो लीगल ओनरशिप है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10,000 देना था, उसमें से 2,000 इमीडिएट पेमेंट एज अ डाउन पेमेंट थी, एज अ डिपॉजिट कह लें आप, और उसके बाद जो 8,000 था वो 2-2 हज़ार की 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में देना था। एंड में सिंपली ये लिखा हुआ था कि ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जानी है, और ये हमें कुछ नहीं बताया हुआ था कि एंड में कोई लेसी ने कुछ देना है या नहीं देना है। अब पहले क्वेश्चन नंबर 1 के एंगल से मैं बात पूरी कर लूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 में जाता हूँ।
अब देखिए ये जो लेसी और लेसर के दरमियान लीज एग्रीमेंट हो रहा है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। इसमें कोई ना तो अनड्यू एडवांटेज कोई दे रहा होगा और ना ही कोई अनड्यू एडवांटेज किसी को मिल रहा होगा। लेसी और लेसर दोनों एक कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसमें लेसर डेफिनेटली चाहेगा कि वो मैक्सिमम पैसे रिकवर करे और लेसी की कोशिश होगी कि वो अपनी साइड देख के कम से कम पे एग्री करवा ले। तो इसमें नंबर वन तो ये जहन में रखें कि कोई अनड्यू एडवांटेज की बहस नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर वन में लास्ट लाइन में ये लिखा हुआ है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी और किसी अमाउंट का जिक्र नहीं है, वहां भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म एसेट की कोई मार्केट वैल्यू हो। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई मार्केट वैल्यू हमें नहीं बताई हुई तो यकीनन ये भी हो सकता है कि ना हो। लेकिन अगर सपोज कोई मार्केट वैल्यू हो तो और लेसर उसे उस वक्त नहीं भी ले रहा, तो ये अंडरस्टूड बात है कि उसने फिर अपने रेंटल्स में ऑलरेडी कवर कर लिया होगा उस इफेक्ट को, तो कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। तो अगर वो एंड में कुछ नहीं ले रहा और अगर और मार्केट वैल्यू है और कुछ नहीं ले रहा, तो ये कोई एडवांटेज देने वाली बात नहीं, उसने अपने रेंटल्स को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया होगा। अब इस बात के बाद अगर हम एक सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि रेंटल्स भी हैं पॉइंट नंबर 2 में और 4 हैं, क्योंकि लीज टर्म 4 है, 4 साल है, उसकी अमाउंट भी गिवन है। लेकिन पॉइंट नंबर 4 ये कहता है कि लेसी के पास, अच्छा वर्ड यहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है पहले कि उसके पास ये ऑप्शन है, लेकिन थर्ड लाइन में फिर ये भी उसने कह दिया कि ये रीजनेबली सर्टन है। पहले ही पता है, मीन जब एग्रीमेंट हो रहा है, लेसी ने पहले ही अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दी है कि वो इंटरेस्टेड है इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करने में। अब अपेरेंटली अगर हम फिगर्स देखें तो 3 मिलियन फेयर वैल्यू है और लेसी के पास ये चॉइस है कि वो 2 मिलियन देगा। तो अब ये जो हमें नज़र आ रहा है कि शायद 1 मिलियन लेसर कम ले रहा है, तो शायद ऐसा नहीं है। वो ये जो 1 मिलियन कम ले रहा है उसने अपने अकॉर्डिंगली रेंटल्स में एडजस्ट किया होगा। ये भी पॉसिबल था कि वो एंड में कुछ भी ना ले, मसलन लेसी ही कह सकता है कि आप मुझसे एंड में कुछ ना लें, जो लेना है वो मेरे से रेंटल्स में ले लें, या मेरे से एंड में पूरा 3 मिलियन ले लीजिएगा और ये जो 1 मिलियन है मुझे रेंटल्स में एडजस्ट मेरा ना करें। लग रहा है इस सवाल में कि जो रेंटल्स हैं उनमें फिर ये 1 मिलियन का डिफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली लेसर ने ज़रूर कंसिडर किया होगा और लेसी को उसने फिर ये कह दिया कि एंड में 2 मिलियन दे के ओनरशिप भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। और ये क्योंकि रीजनेबली सर्टन है, इसलिए अब 5.8 मिलियन के 4 रेंटल्स भी होंगे और हम जब वर्किंग कर रहे होंगे तो एक 2 मिलियन हम एट द एंड ऑफ द लीज टर्म भी लीज पेमेंट का पार्ट बना देंगे। यहाँ अमाउंट 2 मिलियन भी हो सकती थी, 3 मिलियन भी और इवन ज़ीरो भी हो सकती थी। ऐसी इज एन ऑप्शन कि वो बगैर कोई पेमेंट किए हुए, लेकिन बगैर कोई एंड में पेमेंट किए हुए का मतलब यही होगा कि उसने लेसर ने पहले ही अपने रेंटल्स में इस जो डिफरेंस है उसका इफेक्ट ले लिया हुआ है। एक आखिरी चीज़ बस इसमें, फिर उसके बाद यकीन नई चीज़ है, आपके अगर क्वेश्चन हो मैं डिस्कस करता हूँ। एंड में उसने लिखा इट इज़ रीजनेबली सर्टन। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा होता है कि इट इज़ नॉट रीजनेबली सर्टन, तो डेफिनेटली फिर हमसे ये 2 मिलियन भी रेलिवेंट ना होता। मीन्स अगर ये रीजनेबली सर्टन ही नहीं है, ये वर्किंग क्योंकि शुरू में होती है, लूज एंड लीज का हम वर्किंग शुरू में करते हैं, तो अगर ये रीजनेबली सर्टन ही कि उसने इसे एक्सरसाइज करना है, नॉट रीजनेबली सर्टन हो जाता, तो फिर हमसे ये 2 मिलियन भी रेलिवेंट ना रहता लेसी के एंगल से। अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेगा तो फिर उसका 2 मिलियन नहीं जाएगा। आई होप कि मैं कुछ क्वेश्चन नंबर 1 से लिंक करके आपको बात समझा सका हूँ। जी अब मैं ज़रा रुक जाता हूँ। अगर मेरी बात में क्लैरिटी नहीं है, कोई और चीज़ आप पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लें। जी सर, और अगर क्लियर हो गया है तो थोड़ा सा अगर रिस्पॉन्ड कर दें। जी प्लीज़ ऑनलाइन स्टूडेंट। एनी कन्फ्यूजन प्लीज़। डेफिनेटली अगर कन्फ्यूजन कोई है तो तभी। जी डेफिनेटली रेट पहले अभी फ़िलहाल तो हम इनिशियल क्वेश्चंस कर रहे हैं, रेट आपको गिवन होगा, लेकिन ये रेट गिवन हो तो ये कैलकुलेट भी हो जाता है। फिर आप जो कह रहे हैं मार्केट में रेट फ्लक्चुएशन होने से ये चेंज भी हो सकता है, तो यकीनन ये एस्टीमेट्स ये रेट्स भी बदल सकते हैं, फिर ये एस्टीमेट्स भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन अभी वो जो रेट्स बदल सकते हैं या एस्टीमेट्स चेंज हो सकते हैं, अभी फ़िलहाल वो आपके सिलेबस का अल्हम्दुलिल्लाह अभी पार्ट नहीं है। अभी जो रेट्स हैं वो आपको गिवन है फ़िलहाल, और जब रेट्स नहीं होंगे तो वो कैलकुलेट भी हो जाते हैं। लेकिन रेट्स में अगर कोई चेंज है या टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज है तो फिर क्या होता है, वो चीज़ अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है प्लीज़, ठीक है जीशान साहब। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन किसी का?
जी मोहम्मद ज़ीशान। चलें ज़रा क्वेश्चन की लास्ट लाइन भी कंप्लीट कर लें, फिर सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा हुआ उसने क्या, एम टी एल डेप्रीशिएट्स अ मशीन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। फिलहाल स्ट्रेट लाइन मेथड ही चल रहा है। जी बेटा, मैं 3 मिलियन हमसे इसलिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि लेसी कोई ऑप्शन है 2 मिलियन वाली, और उसने 2 मिलियन पे ये ख़रीद लेना है, रीजनेबली सर्टन है, लेसर के साथ एग्रीड है। तो इस केस में अब ये 3 मिलियन हमसे रेलिवेंट ही नहीं रहा। जो लेसी ने पे करना, बस वो रेलिवेंट अमाउंट हमारे लिए हो जाएगी। ठीक है। और बाकी अब हमें, वो तो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए समझाया आपको कि बाकी जो 1 मिलियन है वो रेंटल्स में कवर्ड है। तो वो अगर रेंटल्स में कवर्ड है, जो यकीनन होगा, तो हमें अब उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अब फाइनली अगर हम ये क्वेश्चन दोबारा देखें तो सिर्फ 5.8 मिलियन के 4 रेंटल होंगे, और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म इस 2 मिलियन की अमाउंट को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है प्लीज़। चले आए रिक्वायरमेंट ए पर। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011, 12 एंड 13, 3 सालों की जनरल एंट्रीज मांगी जा रही हैं जी। अब ईयर एंड है 30 जून। आए बिस्मिल्लाह पढ़े। बिजनेस नेम अगर अवेलेबल हो तो एक दफ़ा पहले लिख लेना चाहिए। जी मेरिकल टेक्सटाइल। फिलहाल ऐसी के एंगल से बहस हो रही है। मेरिकल टेक्सटाइल लिमिटेड। यार को खुदा का नाम नहीं आता, ला क्या हो गया, इतनी लंबी स्टोरी को सारा ही आपने ज़ाय कर दिया। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने 1 मिलियन रेंटल्स में कवर कर लिया होगा यार। ठीक है प्लीज़ यार, प्लीज़ यार मिस्टर तला। ठीक है सर, ना करो यार। जी रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज। ये 3 साल हैं, एक एक साल करके कर लें फॉर द ईयर एंडेड। 30 जून 2011। जनरल एंट्रीज एग्जामिनर अगर रिक्वायर कर रहा हो तो प्लीज़ फॉर्मेट बना लेना चाहिए। डेट, डेबिट, क्रेडिट, अकाउंटिंग हेड्स। डिस्क्रिप्शन कह लें या अकाउंटिंग हेड्स कह लें। जो बातें क्वेश्चन नंबर 1 में हो गई हैं वो एज इट इज़ हैं। अब चेंजिंग सर्कमस्टांसिस में डाटा को कैसे हैंडल करना, बस ये बात हो रही है। जी रेडी हैं जी? साथ साथ रहिएगा, अभी कुछ चीज़ें एक क्वेश्चन में और ज़रा समझ लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप कर लेंगे। जी सबसे पहले बेसिक जहन में लाएं। लेसी क्या करता है लीज के स्टार्ट पे? 1 जुलाई 2010 पे एग्रीमेंट हुआ है स्टार्ट में। ठीक है, फर्स्ट लाइन में सबसे पहला काम लेसी क्या करता है जी? एक राइट ऑफ यूज़ एसेट डेबिट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, राइट ऑफ यूज़ मशीन, राइट ऑफ यूज़ मशीन डेबिट। तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? राइट ऑफ यूज़ मशीन डेबिट एंड लीज लायबिलिटी क्रेडिट। जी किस अमाउंट से? जल्दी ना करें लिखने की, सोचने की जल्दी करें। हमेशा ये पहली एंट्री किस अमाउंट पे होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। एसेट रिकॉर्ड करेगा, लीज एसेट है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट हो जाएगा, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की हमें फिगर चाहिए, वो हम अभी वर्किंग करते हैं। आप जरा एंट्री लिख लें, फिर शायद स्पेस छोड़ के ज़रा वर्किंग में चले जाते हैं।
जी इसके लिए बेटा एक पेज छोड़ दें आप ज़रा एंट्रीज के लिए, एक 2 साल दो भी हैं तो कम से कम एक पेज रख लें, ज़रा वर्किंग्स में आ जाए। अब प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट की फिगर हमें चाहिए। मेरी सजेशन हमेशा ये होगी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से पहले आप लीज पेमेंट्स इकट्ठी कर लें। पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल लीज पेमेंट्स कितनी हैं और कब कब हैं सॉर्ट ऑफ, तो देन उसको सामने रख के इंशाल्लाह प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यकीन हमने निकालनी प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन लीज पेमेंट्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि उनको फिर देख के डिसाइड कर लिया जाए कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे आनी चाहिए। जी क्वेश्चन अगर आप देखें तो पॉइंट नंबर 2 में 5.8 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट है, एडवांस में है, एनुअल है, और लीज टर्म फर्स्ट पॉइंट में 4 साल दी हुई है, और पॉइंट नंबर 4 में एक 2 मिलियन भी है। तो ये शायद कुछ इस तरह से ब्रेकअप एक बनेगा। लीज पेमेंट का सिंपली मीनिंग क्या होता है जी, जहन में लाए, वो पैसे जो लेसी ने ड्यूरिंग द लीज टर्म लेसर को देने हैं। तो अगर मैं सीक्वेंस बनाऊं तो 5.8 मिलियन के 4 रेंटल होंगे और प्लस एक 2 मिलियन एंड में भी होगा। एग्रीड है इस बात से? ज़रा आप भी लिख लें और मुझे आंसर भी अगर बता दें। मेरा ख्याल है मिलियंस में कर लें, रुपीज़ में करें जी, ये भी डिसीजन लें फटाफट। मिलियंस में कर लें, मिलियंस में क्वेश्चन सॉल्व कर लें प्लीज़, राउंड ऑफ करवा देंगे मिलियंस वगैरह में, प्लीज़ कर लें मिलियंस में। मिलियंस में ही डाटा है तो मिलियंस में कर लेते हैं, ज़ीरो लगाने में टाइम ना ही वेस्ट करें यार। तो फिर ऊपर आ जाइए जहाँ पे एंट्रीज के लिख रहे थे आप, वहाँ पे फिर एक दफ़ा कहीं मेंशन कर लें रुपीज़ इन मिलियंस। जी 25.2 मिलियन ही बनता जी। अब आ जाए ज़रा प्रेजेंट वैल्यू प्लीज पेमेंट और फुल कंसंट्रेट करें, छोटे छोटे पॉइंट्स सही फाइनल करें। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, मेरा सवाल वही कल की तरह का एक, मेरा तो ख्याल है 25.2 मिलियन को डिस्काउंटिंग का फार्मूला लगा के एक ही दफ़ा डिस्काउंट कर लेता हूँ। जी 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 प्लीज़ 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 प्लीज़। कब हो सकता था जो ये मैंने बोला है? अगर ये 25.2 मिलियन इकट्ठा ही फॉर एग्जांपल 4 साल बाद देना होता तो हम एक ही दफ़ा डिस्काउंटिंग लगा लेते, लेकिन क्या इसने डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट्स के साथ पे होना है? टोटल तो होना है, लेकिन 5.8 मिलियन के रेंटल्स हैं, डिफरेंट डेट्स हैं, तो हमें अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। अब फुल कंसनट्रेट, जो पहला 5.8 मिलियन है वो क्योंकि एडवांस ही में है 1 जुलाई 2010 को, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 5.8 मिलियन एज इट इज़ आ जाएगी। लिखने की जल्दी ना कीजिएगा प्लीज़, बात समझ लें। देन उसमें प्लस बाकी 5.8 मिलियन के फिर 3 रेंटल्स एनुअल रह जाएंगे। एन्यूटी लगा सकता हूँ उन बाकी 3 पे, एक से ज़्यादा हैं, सेम है, एनुअल हैं, तो एन्यूटी का फार्मूला 1 - 1 प्लस, अब रेट बेटा जो दिया हुआ है पूरा ही लिख लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस ले जाए तो इंशाल्लाह हम टेंशन नहीं लेंगे, तो दिया हुआ है वो लिख लिया करेंगे। तो 0.15725879 ही है शायद, 15 पॉइंट को सॉल्व कर रहा हूँ, 15.725879 है, तो 0.15725879। ओके प्लीज़। लेकिन -4 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब 4 रेंटल नहीं है जिनमें इंटरेस्ट है, -3 रेंटल्स, 3 एनुअल रेंटल्स डिवाइडेड बाय 0.15725879। लेकिन बात अभी गौर से देखें, कंप्लीट नहीं हुई है। ये 4 रेंटल्स की तो बहस हो गई, एक एडवांस में था, बाकी 3 अगले सालों में, अगले सालों के शुरू में एडवांस है, एक 2 मिलियन भी है। ये कब है? ये है एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, और एट द एंड ऑफ द लीज टर्म का मतलब 4 साल बाद। लेकिन क्या ये 2 मिलियन एक ही दफ़ा है या हर साल है? हर साल नहीं है, एक ही दफ़ा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है। देयरफॉर इसके लिए डिस्काउंटिंग का फार्मूला यूज़ हो जाएगा। और -4 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि लीज टर्म के एंड पे लिखा हुआ है, चौथे साल के शुरू में नहीं, लीज टर्म का एंड मीन्स 4 ईयर्स के बाद की बात हो रही है। जी मेरी पूरी वर्किंग पहले काइंडली मुझे ज़रा बता दें, समझ आ गई? बाकी इंशाल्लाह सॉल्व तो अभी आपने कर लेना है। जी प्लीज़ ज़रा मुझे बता दें लिखने से पहले। बाकी ठीक है, जिन्हें समझ आ गया आप लोग नोट भी करें और मुझे फाइनल आंसर बताएं। अच्छा, जस्ट
जी 19.9 पे रुके क्यों है सर, आगे भी तो बड़े 9 है सर, और एंड में 6 भी शायद है सर। जी सर, नहीं बेटा मेरा ख्याल है 19.99 समथिंग की है। क्यों जी ऐसे? जी 999981। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करे इस तरह के फिर एग्जाम में ना आ जाए, वरना यही लिखने के बाद एग्जामिनर की आवाज़ आ जानी, बेटा वापस कर दो पेपर, काफ़ी हो गए। थक गए हो गए 99 लिख। प्लीज़ कोई मुझे फाइनल आंसर बता सकता है राउंड ऑफ करके प्लीज़? कोई है जो टाइम की इम्पोर्टेंस को समझ रहा हो? प्लीज़, क्या ये वही नौजवान हैं जो राउंडिंग ऑफ करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं? 20 मिलियन लिख दूँ प्लीज़? नहीं बेटा 97 तो मेरा ख्याल है ही नहीं, 99 नहीं, कोई 81 एंड में शायद आ रहा है, तो 999 नहीं चलता जा रहा है, तो 19.9799 को राउंड ऑफ करना है, तो 99 तो है ही नहीं। प्लीज़ 12 सॉल्व कर लें। ये तो 19 पॉइंट के बाद इतने 9 है कि शायद गिनने मुश्किल हो गए। प्लीज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन, ओके? इस पर फर्दर बहस तो ना करें? जी बेटा प्लीज़ सब ओके? ये चेक कर लें थोड़ी सी, मेरे ख्याल है कहीं कैलकुलेशन एरर, अगर 9726 नहीं है 19.99 बनता है, ज़रा चेक कर लें, ज़रा कहीं डिजिट आगे पीछे हो गया मेरा ख्याल आपका ये लिखते हुए, ये रेट के डिजिट्स थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, तो कहीं ज़रा चेक कर लें। अप्रॉक्सीमेटली 19.999 को राउंड ऑफ करके 20 कह रहा हूँ। सब ओके जी? प्लीज़ राउंडिंग ऑफ के अलावा को बहस करें आप। आ जाएँ फर्स्ट पेज पे और पहली एंट्री पूरी करें। 20 मिलियन हमें रिक्वायर्ड था प्रेजेंट वैल्यू फ्लीस पेमेंट, तो हमें अलहमदिल्ला पहली फिगर मिल गई है। आ जाइए। चलें ठीक है जी, हम जज़ाकल्लाह। छोड़ें इस राउंडिंग ऑफ का सर, मेन चीज़ पे फोकस करें। चलें आगे, सेकेंड एंट्री। जी डेटा आपके सामने, एसेट आ गया, एसेट रिकॉर्ड हो गया, पहले ही दिन अब एक रेंटल पे होना है, तो नेक्स्ट डेट सेम लिखें दोबारा, सेम डेट दोबारा। अब ये बताना चाहिए आपको क्या एंट्री होनी चाहिए, सोचना चाहिए। जी फर्स्ट रेंटल आज ही है 5.8 मिलियन, लीज लाइबिलिटी डेबिट, ये आज ही है, इसमें कोई इंटरेस्ट की बहस नहीं है, इसकी तो आज ही ये सारा प्रिंसिपल ही है, ओके है। लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट बाय 5.8 मिलियन चलेगा। ये जो पहला रेंटल था सॉर्ट ऑफ एडवांस में ही है, बल्कि सॉर्ट ऑफ क्या है ही एडवांस में। आगे चलो, आगे चलो, देन ईयर एंड जेन में रखें। नेक्स्ट रेंटल कब होगा? नेक्स्ट रेंटल कब होगा? नेक्स्ट रेंटल होगा 1 जुलाई 2011 पे। जी ठीक कह रहे हैं सम, 1 जुलाई 2011 का मतलब हो जाएगा 30 जून 11 के बाद की बात हो रही है। ये बिल्कुल ठीक है समी जी। समी कह रहे हैं सबसे पहले डेप्रिसिएशन की तरफ आए, आज फिलहाल डेप्रिसिएशन की तरफ ही चलते हैं। 30 जून 2011, अब ईयर एंड जेन में रखिएगा प्लीज़। 1 जुलाई है 2010, अब 30 जून 2011। डेप्रिसिएशन की एंट्री लिखें, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट साथ साथ में रहेगा। ये किस अमाउंट ने डेप्रिशिएट होना है? जितने से आपने ऐसा डेबिट किया है, 20 डिवाइडेड बाय, जी इकट्ठे, जी डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए जी? फर्स्ट लाइन देखें, 4 या 10 जी को सजेस्ट करें, कोई मसला नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन सोचने से ही बात आगे बढ़ती है। लीज टर्म 4 ईयर्स है, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। 4 ईयर्स पे डेप्रिशिएट करें, 10 ईयर्स पे डेप्रिशिएट करें। जज़ाकल्लाह जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 भी है 6 भी है। अब आ जाए ज़रा करना क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्या कहता है, क्यों कहता है, पहले ये ज़रा बहस कर लें। थर्ड पेज पे मैं ज़रा चला गया हूँ, कंसनट्रेट फुल ज़रा, उसके दरमियान में कहीं
एक डेप्रिसिएशन पॉलिसी वर्ड लिखे हुए हैं जी, ठीक है, बस अब गुड सजेशंस, ओके, मे बी सही कह रहे हैं, अब देखते हैं कौन सही कह रहा है कौन नहीं, लेकिन अच्छा आपने पार्टिसिपेट किया है, कुछ ना कुछ सोचा होगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी कंक्लूजन दूँ, आए ज़रा एक डेप्रिसिएशन पॉलिसी वाला पैराग्राफ मेरे साथ पढ़ लें जो पिछले पेज पे है जी। इफ़ लीज ट्रांसफर्स, अब ये क्यों है, इंशाल्लाह लॉजिकल सी बात है, आप ज़रा थोड़ा सा हर सिनेरियो के एंगल से ज़रा कवर हो जाएंगे, इसलिए पढ़ रहा हूँ मैं। इफ़ लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप ऑफ द एसेट to the lessee by the end of the lease term, or if it is reasonably certain that the lessee will exercise the purchase option available in the lease contract, यहां तक अगर रुका जाए तो दो बातें हो रही हैं। अगर तो एसेट की ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर हो जानी है, या कोई रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, तो देन वो कहता है लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट फ्रॉम कमेंसमेंट डेट मीन स्टार्टिंग डेट ओवर द यूजर लाइफ। अब जरा मेरे से बात पूरी जरा समझ लें। देखिए बेटा, बात ये हो रही है कि अगर तो एसेट की ओनरशिप एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर हो जानी है, या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, तो फिर वो कहता है एसेट को आप यूजर लाइफ पे डेप्रिशिएट करें। देखिए पूरा कॉन्टेक्स्ट अगर आप सामने लाएं तो इनिशियली एसेट खरीदता है लेसर, हैंड ओवर हो जाता है लेसी को, ड्यूरिंग द लीज टर्म लेसी इस्तेमाल करता है, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो फिर एसेट ने वापस चले जाना, लेसर के पास वापस चले जाना। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो ड्यूरिंग द लीज टर्म भी लेसी ने इस्तेमाल किया, और लीज टर्म के बाद भी एसेट फिर उसी का रहना है। तो इट मीन्स इस केस में पूरी यूजफुल लाइफ एसेट लेसी ने ही इस्तेमाल करना है, या लेसी का ही होगा। लीज टर्म में भी था, फिर बाद में उसका अपना हो गया, और अपना होने के बाद भी एसेट अगर उसी के पास है, तो फिर तो हम शुरू से ही, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो फिर हम शुरू से ही एसेट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। अब सेंटेंसेस जो दो लिखे हैं वो ये है कि एक पहले लिखा उसने ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, और दूसरा लिखा है कि रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है। दोनों को अगर दोबारा गौर से देखा जाए तो ये शायद बात एक ही है। फर्क सिर्फ ये है कि हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा ज़हन में लाएं, कि समटाइम्स ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, क्योंकि ऑलरेडी शायद लीज की इंस्टॉलमेंट्स में सब कुछ पे हो गया है। और हो सकता है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख रहे थे, कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है और बाय पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। लेकिन दोनों सिचुएशंस में अगर परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है उस वक्त भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है, और अदरवाइज अगर कुछ एक्स्ट्रा नहीं भी देना क्योंकि ऑलरेडी रेंटर्स में सब कुछ दे दिया था, तो ओनरशिप वैसे भी ट्रांसफर हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, ये जो पैराग्राफ डेप्रिसिएशन पॉलिसी वाला हम पढ़ रहे हैं, ये सिंपली ये कह रहा है कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, चाहे विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म या बाय पेइंग समथिंग एक्स्ट्रा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, ओनरशिप अगर ट्रांसफर होनी है फिर शुरू से ही एसेट को यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर दिया जाए। यहां तक बात कुछ समझ आ गई है जी? ये जो मैंने 2.5 लाइंस पढ़ी हैं, अभी आगे सेंटेंस मैंने पूरा नहीं किया जी। पहले मुझे यहाँ तक ज़रा अगर सब लोग रिस्पॉन्ड कर दें। मेरे सामने असल में ज़रा स्टूडेंट्स आप लोग उस तरह से अवेलेबल नहीं है, तो ये ना हो कि मैं अकेला ही पढ़ता पढ़ता बोलता चलता आगे चला जाऊँ। अब आ जाए ज़रा जो मिड ऑफ द थर्ड लाइन है, और उसको भी मैं ज़रा फिर बीच में रख के इकट्ठा बात करूँगा। आगे कहता है मिड ऑफ द थर्ड लाइन, इफ़ दिस इज़ नॉट द केस। अब दिस इज़ नॉट द केस का मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी, ना रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, और ना ही कोई अदरवाइज ओनरशिप ट्रांसफ़र होनी। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी फिर बिल्कुल रिलैक्स रह के पड़ेगा। उसकी एग्जांपल भी करेंगे जो आगे लिखा हुआ है, लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट ओवर शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। फिर वो कहता है स्टैंडर्ड कि आपने अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो फिर शॉर्टर लीज टर्म और यूजफुल लाइफ में से जो शॉर्टर है वो ढूंढना है। अब शॉर्टर क्यों ढूंढना है, ये इंशाल्लाह नीचे में एग्जाम्पल दो बनी हुई है नीचे टेबल में, ये मैं अभी डिस्कस करता हूँ। पहले पूरी स्टोरी अब है क्या। क्वेश्चन में हम देखा ये करेंगे कि क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, चाहे विदाउट पेइंग एनीथिंग या बाय पेइंग एनी परचेज ऑप्शन विच इज़ रीजनेबली सर्टेन। तो अगर तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है फिर तो हम यूजफुल लाइफ की बेस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया करेंगे, और अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो फिर हम शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ को क्यों सिलेक्ट करेंगे वो बात मैं भी करता हूँ। वैसे अगर हम यहाँ तक पढ़ के अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो अब आप ये मुझे बता देंगे कि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 ये सब कुछ पढ़ने के बाद
10 ईयर्स पे डिप्रिशिएट करेंगे या 4 ईयर्स पे? पहले कर दिए, मुझे इसका आंसर ज़रा दे दिया जाए जी प्लीज़ सारे ज़रा, प्लीज़ सब ज़रा मैक्सिमम, प्लीज़ 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 मेरा सवाल साइलेंट ना करा दे दीजिएगा जी, जज़ाकल्लाह। क्योंकि यहाँ रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है, तो हम इस क्वेश्चन में तो 10 ईयर्स की बेस पे ही बेटा डिप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आए क्योंकि अब बात हो ही रही है, अगर किसी सवाल में पता चला कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो फिर हम शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ को क्यों चूज़ करेंगे, अब इस पे फोकस कर लेते हैं। दोबारा मैं वापस चला जाता हूँ। दो सिनेरियोज बने हुए हैं ए एंड बी। इस फॉलोइंग एग्जांपल में, ए और बी एग्जांपल में, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही और रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन भी नहीं है। इससे पहले कि मैं एग्जांपल्स पढ़ूँ, लीज टर्म कहते हैं जिस टाइम पीरियड में रेंटल्स पे होने हैं, और यूजफुल लाइफ कहते हैं जिस टाइम पीरियड में एसेट ने इस्तेमाल होना है। इसमें ये सिमिलर भी हो सकते हैं, हो सकता है लीज टर्म पूरी यूजफुल लाइफ को कवर कर रही हो, और ये भी हो सकता है कि इसमें डिफरेंस आ जाए। तो अगर फॉर एग्जांपल ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो दो सिनेरियोज बने हुए लीज ए और बी के नाम से। तो आए मेरे साथ ज़रा लीज ए पढ़ें, ज़रा बी की बात बाद में करते हैं, पहले लीज ए ज़रा देखें ज़रा। लेट्स अज्यूम कमेंसमेंट डेट है जी 1 जनवरी 2015, यूजफुल लाइफ है 31 दिसंबर, सॉरी यूजफुल लाइफ 6 ईयर्स है, और आगे डेट ज़रा काउंट हुई भी है। मसलन 15 का स्टार्ट है, तो 15, 16, 17, 18, 19 और 20, 6 साल यूजफुल लाइफ है, उसकी ज़रा गिन के ज़रा डेट लिखी हुई है। लीज टर्म 11 ईयर्स है, और 11 ईयर्स को भी काउंट किया हुआ है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4 एंड 5, ज़रा गिन लें, ज़रा तसल्ली हो जाएगी। तो ईयर्स को ज़रा गिन के ज़रा डेट लिखी हुई है। ठीक हो गया प्लीज़? ये 3 लाइनें, उसके बाद नीचे एक डिसीजन है। लेकिन दोबारा इन 3 लाइनों को पढ़ते हुए ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही। आप शॉर्टर छोड़ें, लॉजिकली आपने फैसला करना है कि हम एसेट को 6 ईयर्स पे डिप्रिशिएट करें या 11 ईयर्स पे। या इस डिसीजन से पहले भी एक छोटी चीज़ मैं और बता दूं, देखिए एसेट ने जिस टाइम पीरियड में इस्तेमाल होना है वो है, उसे यूजफुल लाइफ कहते हैं, और लीज टर्म वो टाइम पीरियड है जिसमें एसेट के अगेंस्ट, लीज एसेट के अगेंस्ट पेमेंट्स होनी है। तो इट डिपेंड्स अपॉन लेसर एंड लेसी कि वो कितना अर्सा डिसाइड करते हैं जिसमें पेमेंट होनी है। बात हो रही है डेप्रिसिएशन की, और सपोज अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो फॉरगेट अबाउट कि आप शॉर्टर को छोड़ें, आप वैसे लॉजिकली बताएं आपका क्या जहन कहता है कि 6 ईयर्स में इस केस में डेप्रिशिएट होना चाहिए 11 ईयर्स में? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ वंस अगेन आपकी पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, सिर्फ 6 या 11 लिख के मुझे बताना आपने, प्लीज़ 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 प्लीज़, एवरीबडी प्लीज़, एवरीबडी प्लीज़। जी, जिन हजरात ने मुझे आंसर्स दिए हैं उन्होंने 6 का, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, एसेट को यूजफुल लाइफ पर डेप्रिशिएट होना चाहिए इस केस में। ठीक हो गया? अब आ जाए ज़रा लीज बी, फिर मैं बात को ज़रा इकट्ठा करूँगा। तो नीचे उसका आंसर दिया हुआ है 6 ईयर्स, लेकिन लीज बी में भी आपने आंसर भी इग्नोर कर देना है, पहले लॉजिकली सोचना है। अब सपोज यूजफुल लाइफ 11 ईयर्स है और लीज टर्म 6 ईयर्स है, उलट हो गया। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी तो रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन भी नहीं है, तो अब होना क्या है, जब लीज टर्म ख़त्म हो जाएगी तो हालांकि एसेट की लाइफ 11 ईयर्स है, एसेट ने लेसी से चले जाना है। इट मीन्स इस केस में भी एसेट लेसी मैक्सिमम कितना अर्सा इस्तेमाल करेगा, वो 6 ईयर्स ही इस्तेमाल करके बेनिफिट्स ले सकता है। यकीनन यूज लाइफ 11 ईयर्स तो है, लेकिन बाकी 5 ईयर्स का बेनिफिट लेसी नहीं उठा सकेगा। तो इस केस में भी डेप्रिसिएशन किस पे होनी चाहिए, ये जवाब भी आपकी तरफ से ज़रा रिक्वायर्ड है। जी सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। नहीं बेटा 11 ईयर्स में इसलिए नहीं क्योंकि एसेट ने 11 ईयर्स लेसी के पास रहना ही नहीं है। ओनरशिप अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो ठीक है, एसेट यूजफुल लाइफ पर डेप्रिशिएट तो होता है, लेकिन अगर ओनरशिप ही ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो इसका मतलब पूरी यूजफुल लाइफ एसेट लेसी के पास नहीं रहना, वो तो बस 6 ईयर्स इस्तेमाल करेगा, 6 ईयर यूज़ करेगा, उसके बाद एसेट ने उससे ट्रांसफ़र हो जाना है। तो इस केस में भी 6 ईयर्स में ही उसे डेप्रिशिएट करना चाहिए, विच मीन्स कि हमेशा 6 ईयर्स नहीं है, विच मीन्स के सिंपली ये 6 ईयर्स के बाद लेसर, हाँ जी, उसके बाद बेटा लेसर के पास एसेट जाना है, उसने उसे बेचना है, उसने उसे इस्तेमाल करना है, ये फिर उसका अपना डिसीजन है। मीन्स उसे वो जो रिमेनिंग 5 ईयर्स हैं वो फिर लेसी का कंसर्न ही नहीं है।
यहां से पता ये चला है कि फाइनली आफ्टर दिस डिस्कशन जी, अब इसका मतलब बेटा सिंपली ये हुआ कि हम एज ए लेसी क्या देखा करेंगे, अगर तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही तो हम यूजफुल लाइफ भी देखा करेंगे, लीज टर्म भी देखा करेंगे, और फाइनली शायद हम जो भी लॉजिकली आंसर बना रहे होंगे वो शॉर्टर ही बन रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो हम आज इस वक्त बात समझ रहे हैं उसको अब जहन में रखने के लिए हम स्ट्रेट अवे किस प्रिंसिपल पे चले जाएंगे कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही तो लीज टर्म भी देख लिया करेंगे, यूजफुल लाइफ भी देख लिया करेंगे, और जो उनमें से शॉर्टर बन रहा होगा वही शायद हमारा फाइनल सही कंक्लूडिंग आंसर हुआ करेगा। अब सबको बात ये समझ आ गई कि ये शॉर्टर क्या लिखा हुआ है, शॉर्टर क्यों लिखा हुआ है, समझ आ गया है जी? एक दफ़ा फाइनल ज़रा अगर मुझे आंसर मिल जाए। एनी कन्फ्यूजन? इसका मतलब फिर ये हुआ, अगर इस सारी स्टोरी को अब सम अप किया जाए, एक कंक्लूड किया जाए, तो हम सिंपली ये देखा करेंगे क्वेश्चन पढ़ के कि क्या ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है या रीजनेबली सर्टेन परचेज ऑप्शन है। अगर तो इस बात का आंसर है कि हाँ जी है, तो देन हम यूजफुल लाइफ को बेस बनाएंगे, और अगर हमें पता चला कि ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम फिर शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ को बेस बना लिया करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। आई एम अज्यूमिंग नाउ कि मैं सारी बात आपको प्रॉपरली सही समझा सका हूँ जी। अगर क्लियर है तो ठीक है, अगर किसी की कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ बता दें, वरना आ जाए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। चलें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम वापस अपने क्वेश्चन नंबर 3 के डाटा पे आ रहे हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 10 फिर अब ओके है, और 2 मिलियन ये बन जाएगा, पूरा साल ही अब इन्वॉल्व है। चलें जी, कंप्लीट कर लें इनकी। एनी कन्फ्यूजन? चलें बेटा, सेम डेट ज़रा मेरे कहने पे दोबारा लिखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलें तो जो रेंटल्स हैं, डेप्रिसिएशन की अलहमदिल्ला बहस हो गई है, रेंटल्स की तरफ अगर हम जाएं तो ये एडवांस में है। पहला रेंटल तो एनवीडी इन एडवांस है, 1 जुलाई 2010 है, और अगला जो रेंटल है वो फिर 1 जुलाई 2011 बनेगा, जो फिर 30 जून 2011 वाले अकाउंटिंग ईयर में फॉल नहीं कर रही डेट। इट मीन्स नेक्स्ट रेंटल तो हमारे साल में पे नहीं होना है। तो फिर मैंने 30 जून 2021 वाली जो डेट है, 2011 वाली जो डेट है दोबारा इसलिए लिखी है ताकि मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट ज़रा समझा सकूं। आप इसके लिए ज़रा स्पेस छोड़ दें। नहीं सर, आइडल एसेट नहीं रहेगा, प्लीज़ ऐसे ना करें। अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होनी तो लीज टर्म के बाद एसेट ने वापस चले जाना है, हमारे पास रहेगा ही नहीं सर ये। प्लीज़ क्या कर रहे हैं, प्लीज़। लीज टर्म हमारी ये सारी डिस्कशन किस कॉन्टेक्स्ट में हुई है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, और अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही है तो एसेट ने वापस चले जाना है, और इस अगर उसने वापस चले जाना है तो वो हमारे पास है ही नहीं, तो आइडल की क्या बहस है जी? बात मेरी समझ आ गई आपको? प्लीज़, ये लीज्ड एसेट है, अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो एसेट वापस मीन्स लेसर के पास उसका एसेट है, उसको फिर वापस कर देना है इस्तेमाल करने के बाद। डन है प्लीज़ जी? समय जी, अगर लीज टर्म ज़्यादा हो, यूजफुल लाइफ कम हो, तो प्लीज़ ऐसे ना करें यार। अभी थोड़ी इधर ये बात, पहले यही तो बहस की है, तो फिर हम यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट कर देंगे यार। क्या हो गया, क्या हो गया? अभी ये क्या एग्जांपल किया हमने यार? प्लीज़, ये क्या किया है हमने? प्लीज़, ये थोड़ी देर पहले क्या बहस बहस हुई है? अगर यूजफुल लाइफ शॉर्टर है तो यूजफुल लाइफ पे बहस कर रहे हैं, और अगर लीज टर्म शॉर्टर है तो लीज टर्म पे बहस हुई है। तो इन आइदर ऑफ द केस हम शॉर्टर की बात कर रहे हैं। तो अगर एसेट की लाइफ ही 6 ईयर्स है, लीज टर्म ज़्यादा है, तो एसेट की लाइफ ही ख़त्म हो जानी है, तो एसेट को उसकी लाइफ पे अप्रिशिएट होना चाहिए। फिर लीज टर्म तो पेमेंट्स के लिए होती है। ठीक है समी, यही तो सारी एग्जांपल्स डिस्कस हुई हैं यार। जी सर, एक डेट लिख लें, डेट के नीचे ज़रा एंट्री के लिए जगह रख लें, और मेरे साथ ज़रा वर्किंग में, और ज़रा वही टेबल जो कल बनाया था क्वेश्चन में
वो दोबारा बनाएं। क्यों बना रहे हैं, ज़रा फिगर सामने आ जाए फिर मैं समझाता हूँ। याद है कोई टेबल कौन सा था, फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल? ये फॉर्मेट आप बनाए खुद से, आप पिछला पेज देखना, देखें। डेट आती है सबसे पहले, रेंटल्स होंगे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड बैलेंस। जी स्टार्टिंग पॉइंट बस में से सुन लें, कल जो बात हुई थी उसके बाद फिर आपको टेबल बनाना चाहिए, बस एक दो लाइनें सुन लें मेरे से ज़रा। आपने एग्रीमेंट के मुताबिक डेट्स लिखनी होती हैं, विच मीन स्टार्टिंग डेट हो जाएगी 1 जुलाई 2010, और स्टार्टिंग बैलेंस वो अमाउंट होती है जिस अमाउंट से आपने लीज लाइबिलिटी क्रेडिट की हो। बात याद रहेगी प्लीज। ठीक है सर, तो नहीं बात तो नहीं कर रहा। देन एक लाइन और सुन लें, 1 जुलाई 2010 पे ही फर्स्ट रेंटल 5.8 मिलियन का एडवांस में पे हो रहा है। इसमें एडवांस में पे होने की वजह से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। बैलेंसिंग फिगर 14.2 मिलियन रह जाएगी। आप वंस अगेन एक एक लाइन ज़रा छोड़ के ही वर्किंग कीजिएगा। एक बात बस मैं और अगली कर दूं, उसके बाद फिर ये टेबल आपने बनाना है। ये टेबल बनाते हुए आपने ईयर एंड्स नहीं लिखने होते, ये टेबल बनाते हुए आपने एग्रीमेंट की डेट्स लिखनी है। ज़रा कल वाला टेबल निकालें। कल वाले टेबल में मैं ईयर एंड्स की डेट नहीं लिख रहा था 31 दिसंबर, वो जस्ट बाई चांस हमारे ईयर एंड के मुताबिक ही एग्रीमेंट की डेट्स मैच हो रही थी। जिन डेट्स पे हमारा ईयर एंड हो रहा था उन्हीं डेट्स पे हमारी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट भी हो रही थी। ठीक है, लेकिन हमने इस टेबल को बनाते हुए एग्रीमेंट की डेट्स लिखनी होती हैं, विच मीन्स जब मैं ये टेबल बना रहा हूँ तो अब इस टेबल के मुताबिक, इस एग्रीमेंट के मुताबिक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 30 जून 2011 पे नहीं है, वो 1 जुलाई 2011 पे होगी। उससे अगली इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई 2012 पे होगी, उससे अगली इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई 2013 पे होगी, और एक एट द एंड ऑफ द लीज टर्म भी पेमेंट है। उसकी बात फिर मैं खुद बाद में खुद कर देता हूँ। ये प्लीज़ डेट्स के एंगल से क्लियर है आप? ये टेबल बनाते हुए आपने एग्रीमेंट की डेट्स के एंगल से सोचना है, और डेफिनेटली बाद में जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम ईयर एंड को बीच में ज़रूर सोचेंगे, लेकिन टेबल बनाते हुए आपने अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट जो डेट्स रेलिवेंट है उन डेट्स पे रुक के सोचना होता है। बात मेरी यहाँ तक क्लियर है? बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप ये मेरा टेबल, आप अपना ये टेबल जो है ये खुद से बना लेंगे और बाद में मुझे भी ज़रा फिगर्स बता देंगे। जी एनी कन्फ्यूजन इन दिस टेबल? बाकी कंप्लीट करें, अगर नहीं है तो पकड़ें कैलकुलेटर और स्पीड अप हो जाए। जी क्लियर है सारे? अच्छा, फिगर्स ज़रा मिलियंस में है और आंसर ज़रा पॉइंट्स में जा रहे हैं, तो मिलियंस में फिगर्स हैं, पॉइंट्स में आंसर जा रहे हैं। सारे लिखना तो टाइम वेस्टिंग है पॉइंट के बाद फिगर्स, वरना तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है राउंड ऑफ करने का। लेकिन अगर पॉइंट्स में जाना है तो मैक्सिमम 2 डिजिट्स में, 2 डिजिट से आगे ना जाएं, और चले जाएं, चले मिलियंस में फिगर्स हैं लेकिन पॉइंट्स में 2 डिजिट से आगे ना जाएं, सही राउंड ऑफ कर लीजिएगा। जी अब मैं वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग फिगर्स सॉल्व कर रहे हैं। जी इंटरेस्ट रेट ऊपर लिखा था आपने वर्किंग वन में, वहाँ से भी देख सकते हैं 15.72, ये जो ऊपर वर्किंग वन हुई थी, ये मैं चले खोल देता हूँ। जी अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब आप अपना टेबल यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे बता देंगे, फिर मैं भी आपसे ज़रा फिगर्स पूछ के लिखने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ। उसको बैठा लेना था, किधर फिर रहा है, किधर फिर रहा है मुझसे? हम्म? वो थोड़ा सा काम कर लो ना, है काम कर लो ना वो सिस्टम। और बाकी वो दिए टाइम, इसका तो बिल्कुल रूल है ना यार। जाओ जाओ, एक घंटा तो ऊपर वो प्रिंसिपल ऑफिस, जाओ शाबाश, ये इसको छोड़ के जाओ शाबाश। आप कर लें कंप्लीट?
हाँ ठीक है, 2.23 समथिंग ठीक कर रहे हैं आप, टेंशन ना लें। आप कंप्लीट करें टेबल, फिर मुझे फिगर्स दिखाइएगा। ये सारा कंप्लीट करें आप प्लीज़। जी 7 अभी ठीक है, आप पहुंच जाए इन पे। अभी एक फिगर रहती है जिसकी वजह से भी ये फाइनल नहीं हुआ टेबल, तो वो मैं समय बताता हूँ। जी जो हजरात आप में से फिगर्स लिख चुके हैं, ज़रा मेरी फिगर्स भी ज़रा चेक कर लीजिएगा। ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये वर्किंग आती है, कल ही हुई है। आई होप के फिगर्स सॉल्व करने में इशू नहीं है। अगर कहीं मैंने कोई सही राउंड ऑफ नहीं किया तो काइंडली समी, आपने शायद कंप्लीट कर लिया तो मुझे बता दीजिएगा अगर किसी जगह कोई फिगर गलत है। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी यहाँ तक आ गए सारे। जी कर लिया। चलें बेटा, एक आखिरी चीज़ मुझसे सुने ज़रा। ये जो टेबल हम बना रहे हैं इसमें हमने सारी लीज पेमेंट्स लेनी है। तो सारी लीज पेमेंट्स का मतलब ये हुआ कि अपनी पहली वर्किंग देखें जो भी अपने रजिस्टर में ऊपर की है, हमने रेंटल्स तो कंसिडर कर लिए हैं, लेकिन एक 2 मिलियन भी तो देना है लेसिन एंड में। तो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, क्योंकि वो है वो 4 साल बाद है, इसलिए डेट फिर मैं लिख रहा हूँ 30 जून 2014, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। बाकी इंस्टॉलमेंट्स की डेट मैंने शुरू वाली क्यों लिखी, क्योंकि ये एडवांस में, रेंटल्स एडवांस में है, और जो 2 मिलियन है वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है। तो इस 2 मिलियन को भी कंसिडर करें, बाकी सब वही पैटर्न है, और वर्किंग करें अप्रॉक्सीमेटली। इंशाल्लाह ज़ीरो आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब हम सब कुछ पे कर देंगे जो अकॉर्डिंग टू लीज एक्सपेक्टेड है, फिर ये टेबल ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो ये टेबल अब इसलिए ज़ीरो नहीं हुआ था क्योंकि अभी हमारी फिगर ही पूरी नहीं थी। हाँ जी, एक मिनट, जस्ट मिनट। ठीक है जी, प्लीज़ फिगर्स। तो ये 0.27 शायद बनता है, और इस तरफ 1.73 बन जाएगा, या 2 बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो 0.01 का शायद कोई डिफरेंस अगर आ रहा है तो आने दें। जो आ रहा है उसको अपने राउंड ऑफ करना है, सही राउंड ऑफ। तो कोई इसमें टेंशन ना लें। अब रेट पूरा भी था, या जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने आएगा कि ये रेट पॉइंट्स में काफ़ी जा रहा होता है, लेकिन वो सारा रेट यूज़ करना टाइम वेस्टिंग होता है। एग्जामिनर ने काफ़ी दिया तो है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं राउंड ऑफ हुआ होगा, और हमने भी शायद फिगर्स लिखते हुए राउंड ऑफ किया है। तो ये इममटीरियल डिफरेंसेस, प्लीज़ टाइम वेस्ट कभी नहीं इन पे होना चाहिए। जी मैं ज़रा एक्सपेक्ट करूँगा कि अब फाइनल मुझे ज़रा अगर रिस्पॉन्स दे दिया जाए कि आपका टेबल हो गया या नहीं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, any confusion in this table, any problem, anybody completing the table? चलें आए हम ज़रा आज की ज़रा आखिरी शायद बात जो आज हम कर सकेंगे, वो कंसंट्रेशन से ज़रा सुना। ये टेबल ज़रा मेरे साथ गौर से देखें जी ज़रा। फर्स्ट रेंटल तो एडवांस में पे हो गया, अब उसकी तो हमने एंट्री भी कर ली है। जो नेक्स्ट रेंटल है ये है 1 जुलाई 2011 को, जो डेफिनेटली हमारे 30 जून 2011 वाले अकाउंटिंग ईयर के बाद अगले दिन बात हो रही है। तो इसकी पेमेंट तो हमारे वाले साल में नहीं है। लेकिन बेटा ये वाला जो 2.23 है, इसको ज़रा ढूंढ के कहीं सर्कल लगाएं ज़रा। 2.23 जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, अगर आप इसे सोचें तो आपने 14.2 मिलियन पे रेट लगाया है,
14.2 मिलियन पे एक रेट लगाया पूरे साल का। तो ये इंटरेस्ट आपने कब से कब तक का कैलकुलेट किया है? 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून 2011 तक का आपने ये कैलकुलेट किया है पूरे साल का, जिसने पे होना है 1 जुलाई 2011 पे। ये है किस साल का? 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून 11 तक का है, लेकिन इसने पे होना है आफ्टर द करंट अकाउंटिंग ईयर, नेक्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर पे। ये बात मेरी समझ आती है? मेरी ये डेट ठीक है? ये कब से कब तक का इंटरेस्ट है? तो क्या ये 2011 का इंटरेस्ट है? 30 जून 2011 का इंटरेस्ट? यस या नो में ज़रा अगर आंसर हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे वो क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से भी बात हो रही थी, टाइम बेसिस पे इंटरेस्ट है। प्लीज़ प्लीज़ इन्वॉल्व रहें। तो ये इंटरेस्ट है 2011 ईयर एंड का, लेकिन ये पे हो रहा है नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में। तो अक्रूवल बेसिस पे ये इंटरेस्ट करंट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पे नेक्स्ट ईयर में होना है, इसलिए इसको एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट करके रिकॉर्ड करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन नंबर 3 एंड द फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पहले किया था? आप बताएंगे क्या डिफरेंस है? वहां जो इंटरेस्ट था वो जिस साल का था उसी साल पे हो रहा था, तो एक्सपेंस डेबिट हुआ, लेकिन कैश चले जाने की वजह से पेबल नहीं है। लेकिन यहाँ एक्सपेंस जिस साल का है, पे नेक्स्ट ईयर होना है। ये बेटा प्लीज़ ज़रा जो अकाउंटिंग ईयर्स की डेट्स हैं इनको ज़रा काइंडली गौर से देखें प्लीज़। 1 जुलाई 2010 है और 30 जून 2011 है, और ये अकाउंटिंग ईयर 2011 कहलाएगा। 2010 में तो ये एग्रीमेंट ही नहीं था। प्लीज़ एक 1 जुलाई से 30 जून 2011 की बात हो रही है, जुलाई 10 से 30 जून 2011, तो ये 2011 वाला अकाउंटिंग ईयर है, 30 जून 2011 वाला अकाउंटिंग ईयर जिसमें हम ये बहस कर रहे हैं। 2010 वाला अकाउंटिंग ईयर अगर 30 जून 2010 देखें तो उस वक्त तो ये लीज ही नहीं थी। जी बात मेरी कुछ समझ आ गई प्लीज़? तो डिफरेंस क्या है? पहले वाले सवाल में क्या हो रहा था, जिस साल का इंटरेस्ट है उसी साल पे हो रहा था। यहाँ जिस साल का इंटरेस्ट है उस साल पे होने की बजाय एग्रीमेंट की डेट्स कुछ इस तरह से हैं कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाके पे हो रहा है। ये प्लीज़ ठीक है बेटा? कुछ लोग मुझे कह रहे थे रिपीट कर दूँ, बात मेरी अब समझ आ गई फाइनली? तो ये जो मैंने आपको डेट लिखवाई थी दोबारा 30 जून 2011 पे, तो इस दिन टेबल को देखा जाएगा, टेबल को अगर देखा जाए तो ये जो इंटरेस्ट बनता है 2.23 मिलियन का, ये है 2011 का। अक्रूवल बेसिस पे से 2011 में रिकॉर्ड होना चाहिए, 2011 वाले अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन क्योंकि इस साल पे नहीं हो रहा, पे इसने अगले साल होना है, तो देयरफॉर हम अक्रूवल बेसिस पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट करेंगे। और ऑब्वियसली अगर ये पेबल बन रहा है तो हम अगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें भी ये पेबल लाइबिलिटीज़ में, और डेफिनेटली कौन सी लाइबिलिटीज़ में, करंट लाइबिलिटीज़ में अपीयर होना चाहिए, क्योंकि इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर पे हो जाना है। बात मेरी पूरी अब समझ आ गई है? और ऑब्वियसली जो इससे अगले इंटरेस्ट हैं वो अभी भी हमारा हमसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उनका टाइम हमारे वाले अकाउंटिंग ईयर में नहीं गुजर रहा, तो उनके पेबल की बहस कोई नहीं हो रही। ये मैं आई होप कि मैं को समझा सका हूँ। स्टिल मेरी इस बात में कोई कन्फ्यूजन है तो बता दीजिएगा। अच्छा, ये जिस तरह मैंने सर्कल करके कोई डेट लिखी है साथ, ये टाइम पीरियड लिखा है, ये ज़रा करनी, मैंने एक लाइन आपको छोड़ने को भी कहा था, ज़रा अगर आप भी एक एक लाइन छोड़ के, अगर होपफुली आपने लिखा होगा तो थोड़ा सा ज़रा इस डेट को भी स्पेसिफाई कर लें, बाद में ज़रा रिवाइज करते हुए आसानी हो जाएगी। जी, एनी कन्फ्यूजन? चलो फिर आगे, काइंडली ज़रा रिस्पॉन्ड कर दें, आगे चलें फिर। चलें, इस फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में तो फिर यही एंट्रीज थी। अब आ जाए ज़रा, 3 साल हमसे और मांगे हुए, मेरे साथ कम से कम 1 साल और कर लें, तीसरा साल फिर मैं होमवर्क देने में इंटरेस्टेड हूँ। तो नेक्स्ट ईयर एंड कौन सा बनेगा फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012? 30 जून 2012 वाले साल में आ जाएगा जी। फुल कंसंट्रेट मेरे साथ ही ज़रा सोच लें, 1 साल और जी। 30 जून 2012 वाले साल में सबसे पहले तो एक 1 जुलाई 2011 वाली डेट आएगी।
1 जुलाई 2011 वाली डेट आएगी, क्योंकि इस दिन अब रेंटल एक पे होना है। तब ज़रा गौर से मेरी एंट्रीज देखिएगा ज़रा। कैश बेटा इस दिन जाना है 5.8 मिलियन, ध्यान से देखा करें पहले। लीज लाइबिलिटी डेबिट होगी प्रिंसिपल अमाउंट से, वो है 3.57, 3.57। बेटा प्लीज़ उस साल का इंटरेस्ट नहीं, प्लीज़ ऐसे ना करें, प्लीज़ ऐसे ना करें, फुल कंसंट्रेट करें। 1 जुलाई 2010 को जो अमाउंट पे हो गई उसके किसी इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही, उसमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट 2011 1 जुलाई को जो पे होनी है, उसमें जो इंटरेस्ट पे होना है वो उस टाइम पीरियड का है जो गुजरा हमारे साल में है। 14.2 मिलियन की बैलेंस की अमाउंट हो गई थी 1 जुलाई 2010 पे, फिर ये 14.2 मिलियन पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा। वो कौन सा पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा? 1 जुलाई 2010 से लेके 30 जून 2011 वाले साल तक वो आउटस्टैंडिंग रहा। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है वो पे तो डेफिनेटली सेकंड इंस्टॉलमेंट के साथ होना है, लेकिन वो किस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट है, वो हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का इंटरेस्ट है, इसलिए हम उसे अपने करंट अकाउंटिंग ईयर में एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात मेरी प्लीज क्लियर है? 2010 के शुरू में जो इंस्टॉलमेंट पे होगी उसके इंटरेस्ट की बहस नहीं हो रही, उसमें तो इंटरेस्ट है ही नहीं। जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है वो किस टाइम पीरियड में है? 2011 वाले साल का है, 30 जून 2011 वाले का। पे उसने कब होना है? 1 जुलाई 2011 पे। तो डेट्स काइंडली प्लीज जरा गौर से देखें। बात अब मेरी समझ आ गई, अभी भी कंफ्यूजन है? ये बेटा प्लीज जिनका क्वेश्चन था। जी बेटा, अब अगली बात मेरी ध्यान से सुने। मैं एंट्री बना रहा था, लीज लाइबिलिटी डेबिट प्रिंसिपल अमाउंट से कैश क्रेडिट। अब इसमें 2.23 का इंटरेस्ट भी है। अब यहां आपसे एक सवाल है, क्या ये 2.23 अब मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करूं या अब इंटरेस्ट पेबल डेबिट करूं? ये एक्सपेंस तो पिछले साल रिकॉर्ड हो गया हुआ है, अब पे करने से पेबल खत्म होगा या एक्सपेंस इंक्रीज होगा? ठीक है प्लीज। तो डेबिट क्या करेंगे? इंटरेस्ट पेबल। ये किस साल का एक्सपेंस था? पिछले साल का, लेकिन पे कब हो रहा है? करंट ईयर में। तो करंट ईयर में पे होने की वजह से फिर हमारी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी जो पिछले साल के एंड पे बनी थी। आई होप के मेरी एंट्री समझ आ गई है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक एंट्री चलें और कर लें। 30 जून 2012 पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें। डेप्रिसिएशन का मेथड क्या बताया हुआ था? स्ट्रेट लाइन, तो ये 2 मिलियन एज इट इज आ जाएगी डेप्रिसिएशन दोबारा। 20/10 अगर वर्किंग करनी भी हो तो। ठीक है प्लीज। जस्ट 1 मिनट अगर मुझे और दे दें। 30 जून 2012 दोबारा डेट लिखें और ज़रा टेबल देखें। अगर आप टेबल देखें, टेबल देखें तो अब आपको कुछ महसूस हो रहा है कि शायद दोबारा कोई इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ना इस साल 30 जून 2012। ये टेबल देखें, 1.67 फिर इंटरेस्ट है। साथ है मेरे? साथ है मेरे प्लीज? जी, इसका टाइम पीरियड क्या बनेगा? कर लें कंप्लीट, बस एक आखिरी चीज है। ये कब से कब तक का इंटरेस्ट होगा? गौर से देख के डेट से सोचें जरा। 30 जून 2011 टू 30 जून 2012। तो ये 2012 30 जून वाले साल में ये इंटरेस्ट उससे रिलेटेड है, उसमें एक्रू हो रहा है। लेकिन वंस अगेन इसने पे कब होना है? 1 जुलाई 2012। जरा डेट्स अब गौर से देखने वाली हुई हुई है। 30 जून 2012 के बाद अगले अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में इसने पे होना है।
तो क्या इस एक्रूअल बेसिस पे वंस अगेन 2012 के इंटरेस्ट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए? किस साल का है? 2012 वाले अकाउंटिंग ईयर के एंड का है। और पे कब होना है? 2013 वाले अकाउंटिंग ईयर के स्टार्ट में इसने पे होना है। एनी कंफ्यूजन इन दिस 1.67 प्लीज? अब बात पूरी समझ आ गई प्लीज सबको? जी, एनी कंफ्यूजन इन दिस एंट्रीज? जी बेटा, जिन लोगों को प्लीज़ ये प्रॉब्लम आ रही थी एक्रूअल बेसिस पे एक्सपेंस रिकॉर्ड करने में, अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ पूछ लें, एक आध मिनट लगा लें। और नोट भी कर लिए कि नहीं? चलें, ये क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये फिर अभी वैसे थर्ड ईयर में भी है, लेकिन चलें उसको रहने दें, वो इंशाल्लाह फिर हम कल खुद डिसाइड कल खुद डिस्कस करते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, एडवांस में कोई अक्रूवल वाली ये बात गलत है। अक्रूवल बेसिस का सिंपली मतलब ये है कि एक्सपेंस और इनकम जिस पीरियड की उसे उस पीरियड में रिकॉर्ड करना है। तो अभी ये कंडीशन कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली स्पीकिंग, अगर किसी साल का एक्सपेंस है और वो उस साल पे नहीं हो रहा, अगर किसी साल का एक्सपेंस और उस साल पे नहीं हो रहा, तो देन अक्रूवल बेसिस पे वो एक्सपेंस डेबिट और पेबल क्रेडिट होगा। मेरा ख्याल है ये वाला सेंटेंस ज़रा ज़्यादा बेहतर है। एडवांस एरियर्स ये वाली बात मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है, वो फिर ऐसे ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है बाद में। ज़्यादा बेहतर ये है कि एक्सपेंस, ये बात समझ आती है कि एक्सपेंस हमारे पीरियड का था लेकिन पे हमारे पीरियड में नहीं हुआ, देयरफॉर हमने इसे पेबल बनाया। तो अगर ये बात समझ आती है तो अभी मेरा ख्याल है क्योंकि इस तरह की कंक्लूजन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है प्लीज़। अच्छा, इस तरह करें, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह कल दोबारा इसे कंप्लीट करेंगे। आप लोग एक काम करें, ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन ज़रा छोड़ा था, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो आज मेरे ख्याल है चलें थोड़ा सा ज़रा खुद से भी ट्राई करें। इस क्वेश्चन नंबर 2 का फिर आंसर भी आपको कहीं मिलेगा। इसको मैं कल इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें हो सकता है कि आपके कुछ इश्यूज़ भी आएँ, लेकिन शायद काफ़ी कुछ आप इंडिविजुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो छोड़ा मैंने इसलिए था कि सिंपल सा सवाल है और एक होमवर्क के तौर पे ज़रा देना चाह रहा था। तो एक रख लें ज़रा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क। करना आपने ये है कि ये जितना हुआ है 1 और 3 जितना हो गया है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिएगा और एक बेस्ट एफर्ट कीजिएगा और सारी रिक्वायरमेंट्स ट्राई कीजिएगा। आंसर इसका इन्हीं नोट्स में पीडीएफ में आपको इंशाल्लाह कहीं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के रेफरेंस से मिल जाएगा। तो सब लोग प्लीज़ इसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम कल क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ाई मेरे ख्याल शुरू कर ही लें, टाइम वेस्ट ना ही हो तब अच्छा है। ठीक है जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।